मैं एक प्रिमिटिव सोसाइटी में एक छोटे से पेड़ के रूप में रीइंकार्नेट हुआ और हर दिन मुझे चिड़ियों के क्लोज रेंज अटैक्स झेलने पड़ते थे। लेकिन ऐसे ही हजारों साल बीत गए। इन हजारों सालों में मैं एक छोटे से पौधे से एक विशाल पेड़ बन गया था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी पहले की तरह ही बोरिंग रहेगी, जब तक कि एक दिन मैंने एक प्रिमिटिव आदमी की जान नहीं बचाई। मैंने उस आदमी को बचाया था। 3 महीने और बीत गए और उस दिन अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरे तने के नीचे जानवरों की खाल पहने हुए कई सारे आदमी और औरतें खड़े थे। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तभी मैंने उस आदमी को बाहर आते हुए देखा जिसकी मैंने जान बचाई थी। वो आदमी मेरे सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुझ प्राचीन पेड़ को देखा और अपने मुंह से कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगा। बोलते बोलते वो मेरे सामने सिर झुकाकर सजदा करने लगा और उसके पीछे खड़े लोग भी उसकी नकल करते हुए सिर झुकाने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने पीछे मौजूद लोगों के साथ जमीन पर घुटने टेके रहा और बहुत देर तक नहीं उठा। शुरुआत में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे समझ में आ गया और मैंने अपने पत्तों को कंट्रोल करके सरसराहट की आवाज निकाली। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो वे जमीन से खड़े हो गए और खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस खुशी भरे माहौल ने मुझे भी खुश कर दिया था। इसके बाद उस ग्रुप ने मेरे तने के पास अपना कैंप लगा लिया और वहीं रहने लगे। मैंने अपने तने के आसपास रहने वाले इन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जिसे मैंने बचाया था वही इस ग्रुप का लीडर था। वो अक्सर कुछ आदमियों को साथ लेकर शिकार पर जाता था और जब भी वे शिकार करके ट्राइब में लौटते, वो आदमी शिकार का दिल निकाल कर मेरे तने के सामने रख देता था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि शायद ये कोई सैक्रिफाइस की रस्म थी और शिकार का दिल एक ऑफरिंग था। शायद इन प्रिमिटिव लोगों के मन में शिकार का दिल सबसे कीमती चीज होती थी, इसीलिए वे इसे मुझ प्राचीन पेड़ को बलि चढ़ाते थे। सैक्रिफाइस के बाद भी वे दिल को वापस नहीं ले जाते थे और उसे पेड़ की जड़ों के पास ही छोड़ देते थे। मेरा तना बहुत स्पेशल था, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके पास नहीं आता था, इसलिए समय के साथ वे दिल सूख जाते थे। मुझे ये सूखे हुए दिल देखने में कुछ खास अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने अपनी जड़ों को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए कंट्रोल किया और आखिरकार वे जमीन के बाहर आ गई। अब मैं इन जड़ों को कंट्रोल करके उन सूखे हुए दिलों को मिट्टी के अंदर खींच सकता था। जब उन प्रिमिटिव लोगों ने देखा कि सैक्रिफाइस किए गए दिल गायब हो गए हैं, तो उनके बीच अचानक घबराहट फैल गई। वो आदमी तुरंत अपने कबीले वालों के साथ मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और लगातार सिर झुकाने लगा। ये तब तक चलता रहा जब तक मैंने अपने पत्तों से आवाज नहीं निकाली, जिसके बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली और खड़े हो गए। उसके बाद भी सैक्रिफाइस की रस्में होती रहीं और मैं चुपचाप रात में उन दिलों को जमीन में दफना देता था। कुछ बार ऐसा होने के बाद उन प्रिमिटिव लोगों को भी इसकी आदत हो गई और अब वे मेरी और भी ज्यादा पूजा करने लगे। हर कुछ समय बाद लीडर की अगुवाई में पूरा ट्राइब मिलकर एक बड़ा सैक्रिफाइस इवेंट करता था। मैंने कई सालों तक उन्हें ऑब्जर्व किया और आखिरकार मैं उनकी भाषा सीख गया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं उनकी बातें नहीं समझ पाऊंगा। एक और सैक्रिफाइस के दिन वो आदमी जिसे मैंने बचाया था अपने लोगों को लेकर पेड़ के नीचे आया। उनकी बातचीत सुनकर मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम शी फेंग था। इन प्रिमिटिव लोगों का कोई सरनेम नहीं होता था, सिर्फ नाम होते थे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो वे रैंडमली किसी भी देखी हुई चीज को चुन लेते थे और थोड़ा बहुत बदल कर उसे नाम बना देते थे। इस आदमी के नाम का मतलब था पूर्व की पहाड़ की चोटी। शी फेंग मेरे सामने आया और उसने एक जंगली सुअर का ताजा निकाला हुआ दिल ऊपर उठाया। वो कुछ बोलते हुए उस दिल को भेंट कर रहा था और उसकी बातों का सीधा सा मतलब था कि वो मुझ प्राचीन पेड़ से प्रोटेक्शन मांग रहा था ताकि मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिकार दूं, उनकी सुरक्षा करूं और नए पैदा हुए बच्चों और कमजोर बुजुर्गों को सुरक्षित रखूं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। ये लोग सच में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही डाल रहे थे। मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सारी पावर्स है, लेकिन हाँ, उनकी कुछ प्रार्थनाएं मैं पूरी कर सकता था, जैसे कि उन्हें बीमारियों से बचाना, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कीड़ों को दूर भगाने की एबिलिटी थी। इसलिए मेरे नीचे रहने वाले ये लोग सच में बहुत कम बीमार पड़ते थे। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और मेरे पेड़ के नीचे रहने वाला ट्राइब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शुरुआत में सिर्फ 30 लोग थे और अब वे बढ़कर लगभग 50 लोग हो गए थे। एक दिन शिकार पर गए हुए लोग अचानक जल्दी वापस आ गए, लेकिन वे अपने साथ कोई शिकार नहीं लाए थे, बल्कि शी फेंग को लाए थे। वो अब बूढ़ा हो चुका था और एक चीते के साथ हुई लड़ाई में उसने अपनी जान गंवा दी थी। ट्राइब के लोगों ने उसकी बॉडी को मेरे तने से थोड़ी दूर दफना दिया। शी फेंग के जाने के बाद ट्राइब का लीडर एक ज्यादा ताकतवर आदमी बन गया जिसका नाम हे म्यू था। हालांकि लीडर बदल गया था, लेकिन मेरी पूजा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब ये और भी ज्यादा होने लगी थी। एक दिन सैक्रिफाइस के बाद मुझे अचानक लगा कि मेरे शरीर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ गया है। ये कोई कीड़ा नहीं था जो मेरे तने में घुस गया हो, बल्कि एक नई तरह की पावर थी जिसे मैं कंट्रोल कर सकता था। ये पावर अभी बहुत कमजोर थी। मैं इसे कंट्रोल तो कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाए। मैंने कुछ देर तक इस पर रिसर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सैक्रिफाइस के बाद मैंने देखा कि वो पावर थोड़ी और बढ़ गई है। क्या ये फेथ की पावर थी? मेरे दिमाग में ये बात आई। ये पावर सैक्रिफाइस के बाद मजबूत हो रही थी, तो शायद ये सच में वही पावर थी। मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी और फिर मैं पूरी तरह से श्योर हो गया कि ये पावर फेथ से ही बनी है। बस मुझे नहीं पता था कि इस पावर का क्या करना है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था और मुझे खुद ही सब कुछ फिगर आउट करना था। मैंने इस पावर को अपनी शाखाओं में डालकर
देखने की कोशिश की कि इससे क्या होता है। जैसे ही पावर अंदर गई मुझे निराशा हुई क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर पावर भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो जल्दी ही खत्म हो गई और मैंने फिलहाल कोशिश करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद मेरे शरीर की पावर फिर से बढ़ गई, तो मैंने एक और बार ट्राई किया और इस बार मैंने पिछली बार से ज्यादा पावर डाली। धीरे धीरे मुझे कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। जिस शाखा में मैंने पावर डाली थी वो बाकी शाखाओं से थोड़ी अलग हो गई थी। उस शाखा के सिरे पर एक छोटा सा नोकीला हिस्सा निकल आया था। मुझे पक्का यकीन था कि ये कोई नॉर्मल कली नहीं थी। जैसे जैसे वो नोकीला हिस्सा बड़ा होने लगा मुझे आखिरकार समझ आ गया कि वो क्या था। वो एक फूल की कली थी जो खिलने वाली थी। मैं हैरान रह गया। मैं इस पेड़ के रूप में पिछले कई सौ सालों से था, लेकिन मुझ पर कभी कोई फूल नहीं खिला था। मुझे लगा था कि मैं कभी फूल नहीं दे सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैंने अपनी सारी फेथ की पावर को उस फूल की कली में डाल दिया। मैं देखना चाहता था कि ये कैसा फूल बनेगा और क्या फूल खिलने के बाद इसमें कोई फल भी आएगा। वो कली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मैंने उसे पत्तों के बीच छुपा दिया था ताकि नीचे से देखने पर वो किसी को दिखाई न दे। और चूंकि वे प्रिमिटिव लोग कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ते थे, तो मुझे इसके पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। एक साल बीत गया और इस पूरे समय मेरा सारा फोकस उसी फूल पर था। पूरे एक साल तक उसे पावर से सींचने के बाद मुझे लगा कि वो अब खिलने वाला है और एक हल्की सी आवाज के साथ फूल आखिरकार खिल गया। वो एक साफ सफेद फूल था जिसमें 5 पंखुड़ियां बीच के हिस्से के चारों ओर खिली हुई थी। फूल बहुत बड़ा नहीं था, बस एक अडल्ट इंसान की हथेली के बराबर था। इसके बिल्कुल सेंटर में एक हरे रंग का एम्ब्रियो था। मुझे लगा कि ये फूल सेल्फ पोलिनेटिंग वैरायटी का होगा। फूल के खिलते ही एक बहुत ही गहरी खुशबू चारों तरफ फैल गई। पेड़ के नीचे बसा पूरा ट्राइब उस फूल की खुशबू से घिर गया था। सारे प्रिमिटिव लोग दौड़कर बाहर आ गए और कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखने लगे। साफ तौर पर उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हे म्यू भी बाहर भाग कर आया। एक लीडर होने के नाते शुरुआत में वह भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अचानक उसने मुझ विशाल पेड़ की तरफ देखा। अगर आसपास कोई ऐसी चीज थी जो इतनी अच्छी खुशबू दे सकती थी, तो वो सिर्फ ये प्राचीन पेड़ ही हो सकता था जो उनके ट्राइब की रक्षा कर रहा था। हे म्यू ने तुरंत अपने सभी लोगों को बुलाया और पूरे ट्राइब को लेकर पेड़ के नीचे दौड़ आया। वे सब एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और मुझ प्राचीन पेड़ की पूजा करने लगे। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में बहुत सारी नई पावर आ गई है। ये पावर पिछली किसी भी सैक्रिफाइस से मिलने वाली पावर से कहीं ज्यादा थी। मैंने अंदाजा लगाया कि ये पावर शायद इस बात पर डिपेंड करती थी कि ये लोग मुझे लेकर कितने डिवोटेड हैं। जितनी ज्यादा गहरी श्रद्धा से वे पूजा करेंगे, मुझे उतनी ही ज्यादा पावर मिलेगी। इन प्रिमिटिव लोगों के मन में ये गहरी खुशबू इस प्राचीन पेड़ का एक नया चमत्कार थी। मैंने इस नई मिली पावर को वापस उस फूल में डाल दिया, जिससे वो खुशबू अचानक और भी ज्यादा गहरी हो गई और जमीन पर बैठे वे प्रिमिटिव लोग और भी ज्यादा भक्ति के साथ मेरी पूजा करने लगे। अचानक भीड़ में मौजूद एक बूढ़े आदमी ने हैरानी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसने देखा कि उसकी हथेलियां जो पहले झुर्रियों से भरी हुई थी, अब धीरे धीरे लाल और स्वस्थ हो रही थी। सिर्फ यही नहीं, उसे महसूस हुआ कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे वापस आ रही है और उसका कमजोर हो चुका शरीर फिर से जवान हो रहा है। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, प्राचीन पेड़ का चमत्कार, प्राचीन पेड़ का चमत्कार। हे म्यू ने भी जल्दी ही इस बदलाव को नोटिस किया। उसने पेड़ के सामने अपना सिर झुकाया और जोर से चिल्लाया, कबीले के लोगों, जल्दी से प्राचीन पेड़ की पूजा करो। ये खुशबू प्राचीन पेड़ का हमारे ट्राइब के लिए एक आशीर्वाद है। प्राचीन पेड़ अपनी पावर से हमें एक अमर शरीर और शानदार ताकत दे रहा है। हे म्यू के इतना कहते ही बाकी लोगों ने भी अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। अब इन सभी प्रिमिटिव लोगों का मुझ पर विश्वास और भक्ति एक लेवल और ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी हे म्यू अचानक खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए और मेरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, शक्तिशाली प्राचीन पेड़, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे टोटम बन जाएं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमें अपना नाम दे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पूजा करेंगे, आपको ऑफरिंग्स देंगे और इस पूरी जमीन पर आपका नाम फैलाएंगे। हे म्यू के इतना कहते ही वो फिर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सभी प्रिमिटिव लोग एकदम चुप हो गए और एक साथ घुटने टेक कर बैठ गए। किसी की भी कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने इन लोगों की तरफ देखा जाए तो अब ये लोग मेरे फॉलोअर्स बन चुके थे। मैंने थोड़ी देर सोचा, इन लोगों का टोटम बनने में मेरा भी तो फायदा था। इसलिए मैंने अपने तने को कंट्रोल करके सरसराहट की जोरदार आवाज निकाली। इस आवाज को सुनते ही हे म्यू ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था और उसने एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाया, प्राचीन पेड़ राजी हो गए हैं। आज से प्राचीन पेड़ हमारे टोटम है और हम ट्री ट्राइब है। उसके पीछे खड़े सभी लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ट्री ट्राइब, ट्री ट्राइब। मुझे भी थोड़ी खुशी महसूस हुई। सैकड़ों सालों बाद आखिरकार मैंने थोड़ा नाम कमा लिया था। मैंने नई मिली पावर में से कुछ और हिस्सा फूल में डाल दिया, जिससे खुशबू की और भी लहरें फैलने लगी। मैं नीचे खड़े इन प्रिमिटिव लोगों में हो रहे बदलावों को भी देख रहा था। मेरे फूल की खुशबू के असर से इन सभी लोगों के शरीर में अलग अलग लेवल के बदलाव आए थे। बूढ़े थोड़े जवान हो गए थे, जवान लोग और ज्यादा ताकतवर हो गए थे। हालांकि बच्चों में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन असल में उन पर भी असर पड़ा था। जब वे बड़े होंगे तो वे दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत, हेल्दी
और होशियार होंगे। मैंने जल्दी ही फूल की खुशबू को फैलने से रोक लिया। मैं इन लोगों को यहाँ हमेशा के लिए रुकने नहीं दे सकता था, क्योंकि रोजमर्रा के काम भी तो जरूरी थे। जब सूरज ऊपर आया तो मैंने फूल को फिर से खोल दिया, लेकिन इस बार मैंने खुशबू को बस थोड़ा सा ही फैलने दिया। मैं इस बात का भी इंतजार कर रहा था कि ये फूल कब मुरझाएगा और इसमें से फल निकलेगा। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इसमें फल नहीं आएगा, क्योंकि ये साफ था कि ये कोई नॉर्मल फूल नहीं था। इसे नेचर के रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें फल तो पक्का आएगा। लेकिन ठीक उसी समय मुझे दूर से आती हुई एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। वो आवाज किसी उड़ते हुए मच्छर जैसी लग रही थी, जिससे मुझे काफी चिड़चिड़ाहट होने लगी। मैंने अनकॉन्शियसली आवाज की दिशा में अपने हाथ हिलाकर उसे भगाने की कोशिश की। मैं भूल गया था कि अब मेरे हाथ नहीं है, लेकिन मेरे हिलाने के रिएक्शन से मेरी एक शाखा हवा में लहरा गई। मुझे लगा जैसे मैंने किसी चीज को थप्पड़ मार दिया है। क्या ये सच में मच्छर था? लेकिन मुझे याद था कि मेरा शरीर तो कीड़ों को दूर भगा सकता था। फिर ये मच्छर मुझसे दूर जाने के बजाय मेरे इतने करीब कैसे आ गया? मैंने अपना सारा ध्यान उस दिशा में लगाया जहाँ मेरी शाखा टकराई थी। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जल्दी ही मैंने देखा कि एक पीली मधुमक्खी जमीन से लड़खड़ाते हुए उड़ी और फिर से डगमगाते हुए मेरी तरफ आने लगी। इस बार मैंने उसे थप्पड़ मारकर नहीं भगाया, बल्कि उसे धीरे धीरे अपने पास आते हुए देखा। वो मेरे पत्तों के बीच घुस गई और मेरे शरीर पर खिले उस फूल की तरफ उड़ने लगी। मुझे अचानक समझ आ गया कि ये मधुमक्खी मेरे खिले हुए फूल से अट्रैक्ट होकर यहाँ आई थी। मधुमक्खी सीधे फूल के पास जा बैठी और धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगने लगी। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो फूल का रस चूसने का प्लान बना रही थी। बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी एक शाखा को कंट्रोल किया और धपाक से उस मधुमक्खी को जोरदार चाबुक मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन एक चाबुक खाने के बाद भी वो मधुमक्खी हार नहीं मान रही थी और फिर से फूल की तरफ रेंगने लगी। मेरे लगातार शाखाओं से पीटने के बाद आखिरकार उस मधुमक्खी को होश आया। उसने कंफ्यूज होकर अपना सिर घुमाया। मैं कहा हूँ, हाँ, मुझे एक फूल की खुशबू आई थी और मैंने सोचा कि जाकर थोड़ा रस चूस लूं। सही कहा, फूल का रस। मधुमक्खी ने चारों तरफ देखा और तुरंत उस खिले हुए फूल को ढूंढ लिया। वो फिर से फूल की तरफ दौड़ पड़ी। मैं आ रही हूँ, छोटे फूल। मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे हार मानकर उसे फिर से एक बार चाबुक मारना पड़ा। इस बार वो मधुमक्खी आखिरकार शांत हो गई। उसने उस शाखा को देख लिया था जो उसे पीट रही थी। मुझे लगा था कि ये मधुमक्खी अब यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसने तो यही अपना घर बसा लिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्या मेरे तने में कीड़ों को दूर भगाने की पावर नहीं थी? फिर ये मधुमक्खी यहाँ से क्यों नहीं भागी? या शायद इस भगाने वाली पावर की भी कोई लिमिट थी जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी। मैंने भी उस मधुमक्खी को नहीं भगाया। अगर मैं चाहता तो बस अपनी एक शाखा को हिलाकर आसानी से उसे वहाँ से निकाल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये मधुमक्खी कुछ अलग थी, इसलिए मैंने उसे अपने तने पर घर बनाने दिया। मधुमक्खी हर दिन बाहर उड़कर जाती थी और मेरा अंदाजा था कि वो खाने की तलाश में जाती होगी और रात को वापस आ जाती थी। हालांकि उसने मेरे तने पर अपना घर बना लिया था, लेकिन उसकी नजर अभी भी मेरे खिले हुए फूल पर ही थी। वो अलग अलग समय पर फूल के करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार मैं उसे पकड़ लेता था और अपनी शाखा से उसे पीटता था। कुछ समय बाद तो मुझे लगने लगा था कि कहीं इस मधुमक्खी को मार खाने का ही शौक तो नहीं है। एक महीना और बीत गया और मेरा खिला हुआ फूल आखिरकार मुरझा गया। उसकी 5 सफेद पंखुड़ियां नीचे गिर गई, लेकिन मैंने उन्हें अपनी शाखाओं से लपेट कर रख लिया। पंखुड़ियों के गिरने के बाद वहाँ सिर्फ एक हरे रंग का फल बचा था। हालांकि ये फल अभी अभी फूल से बाहर आया था, फिर भी इसका साइज एक आधी मुट्ठी के बराबर था। इस बात ने मुझे काफी एक्साइटेड कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि पकने के बाद ये फल कैसा दिखेगा और इसमें किस तरह की पावर्स होंगी। आखिर इस फूल ने प्रिमिटिव लोगों के शरीर को ताकतवर बना दिया था, तो इससे निकलने वाला फल भी कोई कमजोर चीज तो नहीं होगा। वो मधुमक्खी अभी भी मेरे ऊपर ही रह रही थी। फूल के मुरझाने के बाद भी वो कभी कभी मेरे तने के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती थी मानो अपने इलाके में गश्त लगा रही हो। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन ट्री ट्राइब में अचानक एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। लोगों के 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों ही गुट अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। हमें उन लोगों को भगा देना चाहिए। प्राचीन पेड़ सिर्फ हमारे ट्री ट्राइब का है, कोई और कबीला इस पर कब्जा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, हमें उन सबको मार डालना चाहिए। प्राचीन पेड़ सिर्फ हमारा है। दूसरे गुट की राय एकदम अलग थी। वे बस हमारे ट्राइब के पास से गुजर रहे हैं, उन्हें जाने दो। हम उन पर हमला क्यों करें? जब हम माइग्रेट होकर यहाँ आए थे तब हम भी दूसरे कबीलों के इलाकों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हम पर कोई हमला नहीं किया। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम और वे एक जैसे नहीं हैं। जब हम दूसरे कबीलों के इलाकों से गुजरते थे तो तुरंत वहाँ से चले जाते थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे इलाके में कैंप लगाने का फैसला किया है। वे पक्का इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना ही होगा। मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी और समझ गया कि इन लोगों की बहस का कारण क्या था। हे म्यू इन दोनों लड़ते हुए गुटों के बीच शांति से बैठा था और कुछ नहीं बोल रहा था। इसीलिए
दोनों गुट अभी भी लड़ रहे थे और हर कोई उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था। ट्री ट्राइब के लीडर के तौर पर उसे बस किसी एक की बात माननी थी और ये मामला वही खत्म हो जाता। लीडर साहब, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार किसी ने उससे ये सवाल पूछ ही लिया, लेकिन हे म्यू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि वो अपना मन पक्का नहीं कर पा रहा था। हे म्यू ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ये बात हमारे ट्री ट्राइब के लिए बहुत जरूरी है और प्राचीन पेड़ के लिए भी। मैं इस सवाल का जवाब प्राचीन पेड़ से पूछूंगा। ये सुनकर कि हे म्यू प्राचीन पेड़ से जवाब मांगेगा, दोनों पक्ष तुरंत शांत हो गए। सही बात थी, जब वे खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे तो सीधे प्राचीन पेड़ से ही क्यों न पूछा जाए। बाहर चुपके से सब सुन रहे, मेरे तो होश ही उड़ गए। अरे भाई, अचानक से ये सारा मामला मेरे सिर पर कैसे आ गया? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अगर वे मुझसे पूछते भी तो मैं जवाब कैसे देता? मैं इन लोगों की बातें समझ तो सकता था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। अगर इन लोगों के पास अपनी कोई रिटन लैंग्वेज होती तो मैं अपनी शाखाओं को कंट्रोल करके लिखकर उनके सवालों के जवाब दे सकता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि इन प्रिमिटिव लोगों के पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, बल्कि उन्होंने अभी तक कोई लैंग्वेज बनाई ही नहीं थी। मैं सोच रहा था कि काश मैं बोल पाता। इंसान और जानवर दोनों ही वाइब्रेशन के जरिए आवाज निकालते हैं। मुझे अचानक से एक आइडिया आया। हाँ, वाइब्रेशन। हालांकि मैं एक पेड़ हूँ, लेकिन मैं वाइब्रेट तो कर ही सकता हूँ और वाइब्रेशन से आवाज तो निकाली ही जा सकती है। मैं खुश हो ही रहा था कि अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन से काम नहीं चलेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एक शाखा को कंट्रोल करके उसे अपने तने से टकरा सकता था, जिससे सिर्फ एक ठक ठक की आवाज आती। ये बात करने से कोसों दूर था। मैंने फिर से सोचना शुरू किया। इंसान बोलने के लिए गले और सांस की नली का इस्तेमाल करता है। मुझे याद था कि जब फेफड़ों की हवा वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने से एक खास आवाज निकलती है। मेरे पास वोकल कॉर्ड्स ही तो नहीं है, तो क्यों न मैं खुद ही बना लूं? ये सोचते ही मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। मैंने एक शाखा चुनी और उसे ग्रो करने लगा। मैंने थोड़ी सी फेथ की पावर इस्तेमाल की। इस एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करके मेरी शाखाएं बहुत तेजी से बढ़ सकती थी। मैं उसे पावर देते हुए उस शाखा की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा था, ताकि वो मेरी यादों में मौजूद वोकल कॉर्ड्स जैसी शेप ले सके। इस प्रोसेस में शायद बहुत टाइम लगता, लेकिन मेरे पास टाइम ही टाइम था और फेथ की पावर का भी सपोर्ट था। शाखाओं के बढ़ने की स्पीड काफी तेज हो गई थी और सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैंने एक बेसिक वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने अपनी शाखाओं को कंट्रोल करके एक खाली कैविटी बनाई। ये कैविटी फेफड़ों का काम करने वाली थी, जो हवा को अंदर खींचकर उसे कॉम्प्रेस कर सके। इन सबको बनाने के बाद मैंने इसे टेस्ट करना शुरू किया। जब हवा वोकल कॉर्ड से होकर गुजरी तो बस एक अजीब सी पुफ पुफ की आवाज आई। साफ था कि वोकल कॉर्ड्स में अभी जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने शाखाओं की ग्रोथ को लगातार कंट्रोल किया ताकि एक सही और फ्लेक्सिबल वोकल कॉर्ड बन सके। अगर मैं कोई नॉर्मल पेड़ होता तो मैं इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था। मैं एक ऐसा पेड़ था जिसकी लोग पूजा करते थे। आखिर में दर्जनों बार फेल होने के बाद मैं किसी तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गया जो आवाज निकाल सकता था। ये बिल्कुल वोकल कॉर्ड्स जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा लग रहा था। एक सिलेंडर के ऊपर एक ओपनिंग थी और एक पतले लेकिन मजबूत पत्ते जैसा स्ट्रक्चर वाइब्रेशन पैदा करने का काम कर रहा था। जब हवा इसमें से गुजरती तो ये आवाज निकाल सकता था, लेकिन एक रिदम के साथ आवाज निकालना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। मुझे प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट एक बंद जगह के अंदर कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाहर बैठे प्रिमिटिव लोग ये सब सुने। ठीक उसी समय हे म्यू मेरे सामने आया और बोला, शक्तिशाली प्राचीन पेड़, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने कबीले वालों के प्लान से सहमत नहीं हूँ। मैंने आपके सामने कसम खाई थी कि मैं इस पूरी जमीन पर आपका नाम फैलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से कबीले को अपने ट्री ट्राइब में शामिल कर लूं, ताकि वे भी आपके लोग बन सके, आपकी पूजा कर सके और ऑफरिंग्स दे सके। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हे म्यू के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा, लेकिन मुझे उसका ये आइडिया पसंद आया। अगर ज्यादा लोग मुझ पर फेथ रखेंगे तो मुझे और भी ज्यादा फेथ की पावर मिलेगी। बहुत बढ़िया लड़के, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है, लेकिन अब सवाल ये था कि मैं हे म्यू को जवाब कैसे दूं? मैंने थोड़ा सोचा और मुझे एक तरीका मिल गया। मैंने अपनी एक शाखा को कंट्रोल किया और उसे नीचे की तरफ बढ़ाया। उस शाखा पर कोई पत्ता नहीं था और उसका सिरा एकदम नुकीला था। जब हे म्यू ने उस शाखा को नीचे आते देखा तो वो डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर जमीन से टिका लिया और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे जो करना था वो तो करना ही था। मैंने उस शाखा से उसके पैरों के पास की मिट्टी पर ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और जल्दी ही एक आसान सी ड्राइंग तैयार हो गई। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं जो समझाना चाहता था वो साफ समझ आ रहा था। मैंने देखा कि हे म्यू अभी भी जमीन पर पड़ा है, तो मैंने शाखा को कंट्रोल करके उसके सिर को हल्का सा छुआ। तब जाकर हे म्यू ने अपना सिर उठाया और मैंने शाखा से उसके सामने जमीन पर बनी ड्राइंग की तरफ इशारा किया। हे म्यू ने नीचे देखा और तुरंत समझ गया। उसने वो एब्स्ट्रैक्ट सी ड्राइंग देखी जिसमें एक बड़ा पेड़ बना हुआ था, जो जाहिर तौर पर मैं था, और उस बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे लोगों का एक ग्रुप उस पेड़ के सामने झुककर पूजा कर रहा था। हे म्यू एक ही बार में ड्राइंग का मतलब समझ गया। उसने फिर से मेरे सामने अपना सिर झुकाया। प्राचीन पेड़, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं उस छोटे कबीले को वापस लाऊंगा और उनसे भी आपकी पूजा करवाऊंगा। हे म्यू की बात सुनकर
मैंने संतुष्टि से अपने पत्ते हिला दिए। हे म्यू को अपना जवाब मिल चुका था और वो तुरंत अपने घर लौट गया। उसने जल्दी से अपने सभी कबीले वालों को बुलाया और उन्हें प्राचीन पेड़ का दिया हुआ जवाब बताया। शुरुआत में कुछ लोग हे म्यू की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि प्राचीन पेड़ भी यही चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया। मैंने हे म्यू को अपने लोगों के साथ कबीले से बाहर जाते हुए देखा। पक्का वे उस नए आए हुए कबीले को ढूंढने जा रहे थे। बस ये नहीं पता था कि उनका ये सफर बिना किसी रुकावट के पूरा होगा या नहीं। हे म्यू चाहता था कि दूसरे लोग भी मुझ विशाल पेड़ में अपना फेथ रखें, लेकिन दूसरे लोग बस एक बार कहने पर तो मान नहीं जाएंगे। इस बीच शायद उनके बीच लड़ाई भी हो सकती थी, लेकिन मेरा ध्यान इन सब बातों पर नहीं था। मेरी सारी एनर्जी तो बस वो आवाज निकालने वाला ऑर्गन बनाने पर लगी हुई थी। बार बार कोशिश करने के बाद मैंने कई अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। कुछ मेरी पिछली जिंदगी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थे, जैसे बांसुरी वगैरह। हालांकि वे आवाज तो निकाल सकते थे, लेकिन बातचीत करने के लिए सही नहीं थे। कुछ कीड़ों के साउंड ऑर्गन्स जैसे थे। ये आइडिया मुझे अपने ऊपर रहने वाली उस मधुमक्खी को देखकर मिला था। इनसे भी आवाज निकल सकती थी, लेकिन ये भी इंसानों के साथ कम्युनिकेट करने के लायक नहीं थे। आखिर में मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो ही गया जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। सैकड़ों बार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बोलने की स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। इस प्रोसेस में मुझे पूरे 6 दिन लग गए। ये काम पूरा होने के बाद ही मुझे दूसरी चीजों पर ध्यान देने का समय मिला। मैंने ट्री ट्राइब की तरफ कुछ नजरें दौड़ाई, लेकिन मुझे हे म्यू कहीं नहीं दिखा। शायद वो अभी तक लौटा नहीं था। मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने चुपके से आवाज निकालने वाली एक शाखा को उस मधुमक्खी के पास खिसका दिया। अचानक मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी एक आवाज आई, जिसने उस मधुमक्खी को एकदम से चौंका कर जगा दिया। वो घबराकर उड़ने लगी और चारों तरफ मंडराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो ढूंढ रही हो कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसे ऐसे इधर उधर उड़ते देखकर मैं चुपचाप हंसने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसे कोई कुत्ते या बिल्ली के साथ खेल रहा हो। बस फर्क इतना था कि मैं एक मधुमक्खी के साथ खेल रहा था। मुझे शक था कि ये कोई आम मधुमक्खी नहीं थी। ये हमेशा अकेले ही रहती थी। मैंने कभी इसके जैसी कोई दूसरी मधुमक्खी नहीं देखी थी, और इस मधुमक्खी का साइज भी थोड़ा बड़ा था, लगभग एक अडल्ट इंसान की मुट्ठी के बराबर। एक नॉर्मल मधुमक्खी तो पक्का इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अच्छी बात ये थी कि मुझ प्राचीन पेड़ का साइज इतना बड़ा था कि ये पेड़ के अंदर आराम से छिप सकती थी और इसे ढूंढना मुश्किल था। इसके अलावा मैं भी इसे उन प्रिमिटिव लोगों के सामने आने से रोक लेता था, इसलिए ट्री ट्राइब के किसी भी इंसान ने इसे कभी नहीं देखा। 2 दिन और बीत गए और हे म्यू अपने लोगों को लेकर वापस आ गया, लेकिन वो सिर्फ अपने कबीले वालों को ही वापस लाया था। उसके साथ कोई और नहीं था। मैं समझ गया कि वो पक्का हार कर आया है, लेकिन क्या वो कबीला बहुत छोटा नहीं था जो हे म्यू को टक्कर दे सके? मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दी हुई पावर से ट्री ट्राइब के लोगों की स्ट्रेंथ नॉर्मल प्रिमिटिव लोगों से बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके बावजूद हे म्यू कामयाब नहीं हो सका। इस बात ने मेरे मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि आखिर वो कबीला कैसा था। जल्दी ही हे म्यू उस कबीले की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर मेरे पास आया। प्राचीन पेड़, मुझ में ही कमी थी। मैं उस छोटे कबीले को वापस नहीं ला सका। मैंने अचानक बोलना शुरू किया, कोई बात नहीं, मुझे उस कबीले के बारे में पूरी डिटेल बताओ। हे म्यू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कौन बात कर रहा है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। मैं ही वो प्राचीन पेड़ हूँ। हे म्यू शॉक रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर वो जमीन पर लेट गया। उसने डर और सम्मान से कांपते हुए कहा, प्राचीन पेड़, आप बोल सकते हैं। मेरे जवाब देने से पहले ही हे म्यू खुद से ही बड़बड़ाने लगा। मेरी ही गलती थी। प्राचीन पेड़ तो जाहिर है बोल ही सकते हैं। पक्का पहले हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी। हम आपको खुश नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपने हमसे बात नहीं की। मैं थोड़ा सुन्न रह गया। खैर छोड़ो, अब कौन समझाए। इस बात को अभी किसी को मत बताना, और ट्री ट्राइब के बाकी लोगों को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। तुम अभी बस मुझे उस दूसरे कबीले के बारे में सब कुछ बताओ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हे म्यू जोर जोर से चिल्लाकर पूरे ट्री ट्राइब को मेरी पूजा करने के लिए न बुला ले। हालांकि हर पूजा से मुझे बहुत सारी फेथ की पावर मिलती थी, लेकिन बार बार ये सब होना बहुत अनोइंग हो गया था। और वैसे भी बिना पूजा के भी मुझे फेथ की पावर मिलती ही रहती थी, बस उसके बनने की स्पीड थोड़ी कम होती थी। हे म्यू जमीन से उठा। उसके चेहरे पर एक बेवकूफों वाली मुस्कान थी। प्राचीन पेड़, ये तो बहुत बढ़िया है, आप बात कर सकते हैं। ये सच में बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैंने अपने लोगों को लेकर उस छोटे कबीले पर हमला किया। उस कबीले में कुल मिलाकर 30 के करीब लोग हैं। अगर सिर्फ लोगों की गिनती की बात करें तो हमारे ट्री ट्राइब को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम हार कर कैसे आए? हे म्यू ने वजह बताई। भले ही उस कबीले में लोग कम हैं, लेकिन उनका भी एक टोटम है। टोटम? मैंने फिर से ये शब्द सुना। क्या इस दुनिया में टोटम का कोई खास मतलब है? वे किस टोटम में फेथ रखते हैं? हे म्यू ने जवाब दिया, उस कबीले का टोटम एक ब्लैक टर्टल है। वे माइग्रेट करते समय अपने टोटम को अपने साथ लेकर आए हैं। क्या टोटम को साथ भी ले जाया जा सकता है? मैंने चुपचाप इस जानकारी को याद रखा। अफसोस, मैं एक पेड़ हूँ और अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। हे म्यू आगे बोला, मैं उस कबीले के लीडर से मिला। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि वे आपको
यानी प्राचीन पेड़ को ऑफरिंग्स दे। लेकिन उस लीडर ने जवाब दिया कि वे सिर्फ अपने टोटम की ही पूजा करेंगे। फिर वो मुझे अपने टोटम से मिलाने ले गया, जो कि एक काले रंग का कछुआ था, करीब मेरे हाथ जितना बड़ा। हे म्यू ने अपने हाथों से इशारा करते हुए बताया। तो मैंने उनके सामने एक और शर्त रखी, अगर वे आपको अपना प्राचीन पेड़ मानकर ऑफरिंग्स नहीं देंगे तो उन्हें ये जमीन छोड़कर जाना होगा। मैंने चुपचाप अपना सिर हिलाया और हे म्यू की बात सुनता रहा। लेकिन उस लीडर ने कहा कि ये जमीन बहुत उपजाऊ है और वे इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे इस जमीन पर हक के लिए जंग लड़ने को तैयार थे। मैंने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि हम अभी लड़ेंगे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये लड़ाई पक्का हे म्यू और उसके लोग हार गए होंगे, वरना वे खाली हाथ वापस नहीं लौटते। लेकिन हे म्यू का जवाब मेरे अंदाजे से थोड़ा अलग था। हम ट्री ट्राइब वालों को आपके आशीर्वाद से ताकतवर शरीर मिला है, लेकिन ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों को भी उस काले कछुए का आशीर्वाद मिला है, जिसने उन्हें शानदार डिफेंस दिया है। मैंने उनके लीडर आओ शान के साथ लड़ाई की, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसका डिफेंस नहीं तोड़ पाया। हालांकि आओ शान भी मुझे नहीं हरा सका। इसलिए मैंने पहले कबीले लौटने और आपसे मदद मांगने का फैसला किया। प्राचीन पेड़ हे म्यू अपनी बात खत्म करके मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। साफ लग रहा था कि वो चाहता था कि मैं उसे और पावर दूं। इस बात ने मुझे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। सच कहूं तो मैंने कभी इस बात पर रिसर्च नहीं की थी कि पावर कैसे दी जाती है और मैं उसे किस तरह की पावर देता। मेरे अंदर सिर्फ फेथ की पावर थी, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल सिर्फ एक फूल उगाने और अपनी शाखाओं को बढ़ाने के लिए किया था। उस फूल से अभी अभी एक फल निकला था और वो फल भी अभी पका नहीं था। फूल के बारे में सोचते ही मुझे अचानक एक चीज याद आई। पिछली बार जब वो फूल मुरझा गया था तो मैंने उसकी 5 पंखुड़ियां संभाल कर रख ली थी। मैंने तुरंत जाकर उन 5 पंखुड़ियों को चेक किया। फूल को मुरझाए हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन जब मैंने देखा तो वे 5 पंखुड़ियां अभी भी एकदम ताजी लग रही थी। शायद ये चीज कुछ काम आ जाए। मैंने एक शाखा से एक पंखुड़ी को लपेटा और उसे हे म्यू के सामने ले गया। इस पंखुड़ी को खा लो। मैंने उससे कोशिश करके देखो जैसी फालतू बातें नहीं कही। आखिर मैं एक प्राचीन पेड़ था। अगर मैं ऐसी बातें कहता तो क्या ये मेरे स्टेटस के खिलाफ नहीं होता? मुझे बिल्कुल भी ऐसे लफ्ज नहीं बोलने थे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। मेरी बात सुनकर हे म्यू की सांसें तेज हो गई। उसने बहुत ही सावधानी से उस पंखुड़ी को लिया और बिना एक पल सोचे उसे अपने मुंह में डाल लिया। पंखुड़ी को मुंह में डालते ही हे म्यू की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो तने के सामने बैठ गया और पंखुड़ी के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। उस फूल को मैंने अपनी बहुत सारी फेथ की पावर से सींचा था। वो कोई मामूली चीज नहीं थी। हे म्यू आंखें बंद किए बैठा था। उसे बस ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ पैरों में लगातार पावर भर रही हो। ये फीलिंग वैसी ही थी जैसी उसे तब महसूस हुई थी जब उसने फूल की खुशबू सूंघी थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हे म्यू को जल्दी ही उस फूल की खुशबू की याद आ गई। क्या ये उसी खुशबूदार फूल की पंखुड़ी है? हे म्यू अंदर ही अंदर इतना इमोशन हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्राचीन पेड़ उस पर कितने मेहरबान थे। उन्होंने उसे इतनी कीमती चीज दे दी थी। तभी अचानक मेरे शरीर में भारी मात्रा में फेथ की पावर आ गई। ये अमाउंट लगभग उतना ही था जितना ट्री ट्राइब के एक सैक्रिफाइस इवेंट से मिलता था। मैंने पेड़ के नीचे बैठे हे म्यू को देखा। मुझे लगा कि ये फेथ की पावर पक्का इसी के अंदर से आ रही है। अगर फेथ के लेवल्स बनाए जाए तो हे म्यू पक्का एक कट्टर फॉलोअर माना जाएगा। हे म्यू को धीरे धीरे लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ नया आ गया है। उसे नहीं पता था कि वो क्या चीज थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है और हर एक चक्कर के साथ हे म्यू को ऐसा लग रहा था कि वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस तो इससे भी ज्यादा गहरा था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे सामने बैठे हैं म्यू और मेरे बीच जैसे कोई ब्लड कनेक्शन जुड़ गया हो। ये कोई वहम नहीं था, ये सच में वैसी ही फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था मानो हे म्यू मेरी कोई शाखा हो, लेकिन शाखा से अलग भी। मैं बस उसे महसूस कर सकता था, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। तभी हे म्यू ने अपनी आंखें खोली और झटके से खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर इतनी जोर से दहाड़ मारी कि मैं डर के मारे कांप उठा और मेरे पूरे पेड़ के पत्तों से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि हे म्यू के शरीर के चारों ओर एक हल्के हरे रंग की धुंध छा गई थी। उस धुंध ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था और धीरे धीरे उसके शरीर पर एक बड़े पेड़ का रूप ले रही थी। ये पेड़ मेरे विशाल शरीर से काफी मिलता जुलता था। दहाड़ने के बाद हे म्यू ने खुद भी अपने शरीर में आए इस बदलाव को नोटिस किया। तभी ट्री ट्राइब के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर दौड़ आए। वे लकड़ी के डंडों और पत्थर के भालों जैसे हथियारों के साथ प्राचीन पेड़ के पास दौड़े चले आए और वहां आकर उन्होंने हे म्यू को देखा जिसके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी। लीडर, ये आपको क्या हो गया है? हे म्यू ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे बस अपने अंदर पावर का समंदर महसूस हो रहा था। हे म्यू जोर जोर से हंसने लगा, फिर अपनी हंसी रोककर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे ये शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राचीन पेड़। मैं ब्लैक टर्टल ट्राइब को पक्का हरा कर उन्हें यहाँ वापस लाऊंगा। तब जाकर लोगों को समझ में आया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ट्री ट्राइब के सभी लोग प्राचीन पेड़ की तरफ मुड़े, लेकिन मैं अब उन्हें कोई और पंखुड़ी देने वाला नहीं था। मेरे पास सिर्फ 4 ही पंखुड़ियां बची थी। जहाँ तक बात फिर से फूल उगाने की थी तो मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच कहूँ तो उस पंखुड़ी का असर मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मैंने हे म्यू के अंदर जागी उस पावर को ब्लड लाइन पावर का नाम दिया। ये पावर मुझे उसके साथ एक ब्लड कनेक्शन का एहसास कराती थी, इसलिए मुझे ये नाम बिल्कुल सही लगा। हे म्यू अपने लोगों के साथ
एक बार फिर निकल पड़ा था। इस बार वो ब्लैक टर्टल ट्राइब के लीडर को हराकर उन्हें पूरी तरह से सरेंडर करवाना चाहता था। हे म्यू के ट्री ट्राइब से दूर जाने के बाद भी मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी लोकेशन को थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकता था। शायद ये भी ब्लड लाइन पावर का ही कमाल था। जा जा जा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि खाने की तलाश में गई वो मधुमक्खी वापस आ गई थी। जब वो मेरे तने पर उतरी तब मैंने देखा कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके शरीर पर किसी अनजान जीव का खून लगा हुआ था और उसका एक पैर लटक रहा था, शायद टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी और जीव से लड़ाई हुई थी और उसे गहरी चोटें आई थी। वो रेंगती हुई उस जगह पर गई जहाँ एक शाखा मेरे बड़े तने से जुड़ी हुई थी और वहाँ सिकुड़ कर लेट गई। मुझे लगा कि वो कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले दिन भी वो मधुमक्खी उसी जगह पर बिना हिले डुले पड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी हो। मैंने अपनी एक शाखा आगे बढ़ाई ताकि उसे पेड़ के नीचे दफना सकूं। आखिर उसने इतने लंबे समय तक मेरा साथ दिया था और मैं उसे पहले ही अपना दोस्त मान चुका था। लेकिन जैसे ही मेरी शाखा ने उस मधुमक्खी के शरीर को छुआ, उसका एक पैर हल्का सा कांप उठा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और अपनी तरफ आती उस शाखा को देखा। मुझे अचानक उसके इमोशंस फील होने लगे। वो मुझसे मदद मांग रही थी। वो कह रही थी कि वो इस तरह मरना नहीं चाहती, वो अभी और जीना चाहती है। अगर मैं उसे बचा लूं तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन उसे बचाना कैसे था ये मेरे लिए एक नई मुश्किल बन गई। मेरे पास किसी की जान बचाने का कोई तरीका नहीं था। बस ट्राई करने के इरादे से मैंने अपने शरीर की फेथ की पावर को शाखाओं के जरिए मधुमक्खी के अंदर डाल दिया। वो पावर बड़ी आसानी से मधुमक्खी के शरीर में चली गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत अभी भी मरने जैसी ही थी। ऐसा लग रहा था कि फेथ की पावर काम नहीं कर रही थी। तो मैं कोई और तरीका सोचने लगा। मुझे अपने उगाए हुए उस फूल की याद आई। उस फूल की खुशबू से लोग फिर से जवान हो गए थे। शायद वो चोट भी ठीक कर सकती थी। मैंने अपनी फेथ की पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही छोटी सी कली उगाई जो बस किसी के आधे नाखून के बराबर थी। क्योंकि फूल बहुत छोटा था इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत कम फेथ की पावर में ही वो खिल गया। उस फूल से एक हल्की सी खुशबू बाहर आई। उस खुशबू को सूंघने के बाद मधुमक्खी की हालत में थोड़ी सी रिकवरी देखी, लेकिन उसके शरीर के घाव अभी भी वैसे ही थे। बस वो थोड़ी एक्टिव हो गई थी। इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। मैंने फेथ की पावर को उस छोटे फूल में डालना जारी रखा और फूल के बीचों बीच नेक्टर की एक बूंद बना ली। फिर मैंने वो बूंद मधुमक्खी के मुंह में डाल दी। जैसे ही उसने नेक्टर निकला, उसके शरीर से धीरे धीरे हरे रंग की धुंध निकलने लगी। इसे देखकर मुझे हे म्यू की याद आ गई, जिसके शरीर से भी वैसी ही धुंध निकली थी। क्या ये दोनों चीजें एक ही थी? जल्दी ही मुझे उस धुंध का असर दिखने लगा। वो मधुमक्खी के घावों को धीरे धीरे भर रही थी। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली। इसका मतलब था कि मेरा तरीका एकदम सही था। उस धुंध की मदद से मधुमक्खी की चोटें धीरे धीरे ठीक हो गई और वो आखिरकार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने पंखों को हल्का सा फड़फड़ाने की कोशिश की और दोबारा आसमान में उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह ठीक हो गई है। मैं अपनी पावर पर प्राउड फील करने से खुद को रोक नहीं पाया। साफ था कि फेथ की पावर से उगाए गए मेरे फूल में बहुत ही तगड़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। मैं फिर से सोचने लगा कि क्या इसका इस्तेमाल करने का कोई और आसान तरीका हो सकता है। अगर मुझे हर बार एक फूल उगाना पड़ा तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। मुझे तुरंत अपनी शाखाओं का ख्याल आया। क्या मैं सीधे फेथ की पावर का इस्तेमाल करके कोई हीलिंग इफेक्ट वाली शाखा बना सकता हूँ? मैंने तुरंत ट्राई करना शुरू कर दिया। जल्दी ही एक बिना पत्तों वाली शाखा के सिरे पर हरे रंग की लिक्विड की एक बूंद निकल आई। मैंने मधुमक्खी को एक शाखा पर आराम करते हुए देखा तो उसे अपने पास बुलाया ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। मैंने वो लिक्विड मधुमक्खी को खिला दिया। इसे खाने के बाद उसके शरीर से सच में वैसी ही धुंध निकलने लगी। साफ था कि शाखा के उस रस का असर नेक्टर जैसा ही था। अपना जवाब पाकर मैं खुशी से उछल पड़ा। ये एबिलिटी मैंने खुद डेवलप की थी। अब मैं एक हीलर की तरह काम कर सकता था, लोगों की जान बचाने वाला एक महान पेड़। अपनी एक्साइटमेंट के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा और मधुमक्खी का कनेक्शन और भी गहरा हो गया था। ये फीलिंग हे म्यू के साथ होने वाले ब्लड लाइन कनेक्शन से अलग थी। मैंने पाया कि मैं उस मधुमक्खी के साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता था। हालांकि मधुमक्खी बोल नहीं सकती थी और हमेशा बस भिनभिनाती रहती थी, लेकिन मैं उसका मतलब समझ जाता था। बढ़िया, आज से तुम मेरे अंडर काम करोगी। तुम्हारा काम होगा आसपास की सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग देखना। जा जा जा। जो हुक्म। प्राचीन पेड़। मुझे प्राचीन पेड़ मत बुलाओ। आज से मुझे बॉस बुलाना। बॉस शायद तुम्हारा कोई नाम नहीं है। आज से तुम्हारा नाम जिन फेंग होगा। कमाल है, मेरा भी एक नाम है। आज से मैं जिन फेंग हूँ। मैंने उस छोटी मधुमक्खी को एक नाम दिया और उसे अपना सबॉर्डिनेट बना लिया। जिन फेंग, तुम्हारे पास क्या स्किल्स है? बॉस, मुझे बस चीजों को चबाना आता है। मेरे जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं बहुत सारी चीजों को काट सकता हूँ। ये कोई खास स्किल तो नहीं लगी। मैंने सोचा इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जिनफेंग, वो पेड़ का रस खाने के बाद क्या तुम्हें अपने अंदर कोई अजीब सी पावर महसूस हुई? मैं देखना चाहता था कि क्या मैं जिनफेंग को भी ब्लड लाइन पावर सिखा सकता हूँ। इससे शायद वह भी लड़ने के काबिल हो जाए। जिनफेंग ने शांत होकर उसे महसूस करने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में उसके शरीर से
हल्की हरी धुंध निकलने लगी। ये देखकर मैंने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी ब्लड लाइन पावर मौजूद है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हरी धुंध फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक पीली धुंध ने ले ली। ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा लग रहा था कि जिन फेंग के पास अपना खुद का टैलेंट भी था। मैं साफ देख सकता था कि वो पीली धुंध भी एक तरह की ब्लड लाइन पावर ही थी, लेकिन ये वो पावर नहीं थी जो मैंने उसे दी थी। ये पावर तो जिन फेंग के अंदर से ही आवेदन हुई थी। आखिरकार जिन फेंग का पूरा शरीर उस पीली धुंध से घिर गया और वो धुंध एक बड़ी मधुमक्खी का रूप ले रही थी। जिन फेंग ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर के चारों तरफ फैली उस धुंध और उस बड़ी मधुमक्खी के धुंधले रूप को देखा। वो खुद भी हैरान था। बॉस, ये क्या है? मैंने उसे समझाया। इस पावर को ब्लड लाइन पावर कहते हैं और ये तुम्हारे ही शरीर से पैदा हुई है। जहाँ तक बात है कि ये क्या कर सकती है तो वो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। जिन फेंग ने कंफ्यूजन में सिर हिलाया। उसे आधी बात समझ आई थी और आधी नहीं। मैं भी उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता था। आखिर मुझे खुद भी ब्लड लाइन पावर के बारे में अभी अभी पता चला था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि जिन फेंग अपनी खुद की ब्लड लाइन पावर को कैसे अवेकन कर पाया, जबकि हे म्यू ऐसा नहीं कर पाया था। हे म्यू के शरीर पर तो साफ साफ मेरे बड़े पेड़ का ही रूप दिखा था, लेकिन जिन फेंग के आसपास तो उसकी खुद की मधुमक्खी जैसी शेप बनी थी। मैं फिलहाल यही अंदाजा लगा सकता था कि शायद इंसानों का शरीर थोड़ा अलग होता है। मुझे इस पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत थी। जिन फेंग ने अपनी पावर वापस अंदर खींच ली। बॉस, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, खाने की तलाश में जा रहे हो? जाओ, अब से तुम पहले की तरह ही रहना। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिन फेंग भिनभिनाते हुए उड़ा। बॉस, दरअसल मैं बदला लेने जाना चाहता हूँ। कल जब मैं खाने की तलाश में था तो मुझे एक सांप मिला था। वो मेरा खाना छीनना चाहता था तो मेरी उससे लड़ाई हो गई और मैं हार गया। ये सुनकर मैं चौंक गया। एक मिनट, तुम एक सांप के साथ खाने के लिए लड़ रहे थे? तुम रोज खाते क्या हो? जिन फेंग ने कहा, मैं बहुत कुछ खाता हूँ, जैसे नेक्टर, फल, कीड़े मकोड़े, मुझे जो भी मिल जाए मैं खा लेता हूँ। क्या बात है, मुझे लगा था कि ये बस फूलों का रस पीने वाली एक छोटी सी मधुमक्खी है। मुझे नहीं पता था कि ये मीट भी खाती है। हालांकि गोश्त खाने वाली मधुमक्खियां सच में होती हैं, जैसे ततैया, हॉर्नेट और किलर बीज भी कीड़े खाती है। मुझे समझ आ गया कि मैंने जिन फेंग को समझने में गलती कर दी थी, लेकिन बात बस इतनी ही थी। मैंने जिन फेंग को सावधान रहने के लिए कहा। आखिर उसका दुश्मन एक सांप था। एक मधुमक्खी के लिए उससे निपटना पक्का मुश्किल होगा और वैसे भी एक दिन बीत चुका है। वो सांप अब तक वहाँ से भाग गया होगा। लेकिन जिन फेंग ने कहा, बॉस, वो कहीं नहीं भागेगा। वहाँ एक बहुत बड़ा कबीला है और वहाँ के लोग सांप पालते हैं। वो सांप भी उन्हीं में से किसी एक ने पाला हुआ था। एक और कबीला। मैं तुरंत जिन फेंग की बातों में छुपी इन्फॉर्मेशन समझ गया। ये बहुत ही जरूरी खबर थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और जिन फेंग को ऑर्डर दिया। जिन फेंग, अभी अपना बदला रहने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। तुम उस सांप पालने वाले कबीले में जाओ और उनकी सारी डिटेल्स पता करो, जैसे कि उनके कबीले में कितने लोग हैं, उनका टोटम क्या है, ये सब पता करके मुझे बताओ। ऐसा करना पहले से तैयारी रखने जैसा था। जैसे जैसे ट्री ट्राइब धीरे धीरे तरक्की करेगा, उसे आसपास के दूसरे कबीलों से तो डील करना ही पड़ेगा। ऐसे में दूसरों की इन्फॉर्मेशन पहले से होना बहुत जरूरी था, चाहे उस कबीले से दोस्ती हो या दुश्मनी। अगर मेरे पास खबर होगी तो मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊंगा। जिन फेंग वहाँ से उड़ गया। मैं उसे उस दिशा में जाते हुए देख रहा था जिधर वो गायब हुआ। मेरा अंदाजा था कि वो सांप पालने वाला कबीला ट्री ट्राइब से काफी दूर होगा। अब मेरा तना करीब 50 मीटर ऊंचा हो चुका था, इसलिए मेरी नजर दूर दूर तक जाती थी, लेकिन मुझे अपनी नजर में कोई और कबीला दिखाई नहीं दिया। जहाँ तक बात ब्लैक टर्टल ट्राइब की दिशा की थी, वहाँ एक पहाड़ मेरे विजन को ब्लॉक कर रहा था। उस पहाड़ के ठीक बगल से एक छोटी सी नदी बहती थी और ब्लैक टर्टल ट्राइब ने उसी नदी के किनारे अपना घर बसाने का फैसला किया था। मुझे याद था कि जब मैं यहाँ नया नया टाइम ट्रैवल करके आया था तब वो नदी बस एक छोटी सी धारा हुआ करती थी, लेकिन सैकड़ों सालों में वो धारा धीरे धीरे चौड़ी और गहरी हो गई और अब वो एक छोटी नदी बन गई है। दूसरी तरफ हे म्यू अपने कबीले के साथ ब्लैक टर्टल ट्राइब पहुंच चुका था। ब्लैक टर्टल ट्राइब बहुत बड़ा नहीं था। वे लकड़ी और घास से बने छोटे और निचले घरों में रहते थे। जब उन्होंने हे म्यू और उसके लोगों को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पूरे कबीले को इकट्ठा कर लिया। सारे आदमियों ने अपने हथियार उठा लिए, जबकि औरतें बच्चों को बचाने लगी। जहाँ तक बात बुजुर्गों की है, ब्लैक टर्टल ट्राइब एक लंबी जर्नी से आया था और उनके सारे बुजुर्ग रास्ते में ही मारे गए थे। हे म्यू बिना किसी डर के ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों के सामने खड़ा था। उसने ब्लैक टर्टल ट्राइब की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा, आओ शान, मैं वापस आ गया हूँ। पिछली बार हमारी लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का हराऊंगा और तुम सबको प्राचीन पेड़ का फॉलोअर बनाऊंगा। हे म्यू ने जिसे आवाज लगाई थी वो ब्लैक टर्टल ट्राइब का लीडर था। आओ शान गुस्से से लाल चेहरे के साथ बाहर आया। हे म्यू, तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो। पिछली लड़ाई से ही साबित हो गया था कि हमारे ब्लैक टर्टल उस प्राचीन पेड़ से किसी भी मामले में कम नहीं है जिसकी तुम बात करते हो। हम अपने ब्लैक टर्टल की पूजा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हे म्यू ने एक ठंडी आवाज में गुर्राते हुए कहा, पिछली बार बस एक इत्तेफाक था। आओ इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्राचीन पेड़ की असली ताकत क्या है। दोनों ने एक दूसरे को घुरा। ट्री ट्राइब और ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों ने मिलकर
एक गोल दायरा बना लिया जो उनके बीच की लड़ाई का मैदान बन गया। दोनों के हाथों में पत्थर के भाले थे और वे मैदान के बीच खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। आओ शान ने जोर से दहाड़ते हुए पहले हमला कर दिया। हे म्यू ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और उस पर झपट पड़ा। हवा में दोनों के भाले आपस में टकराए। दोनों एक एक कदम पीछे हटे, लेकिन तुरंत फिर से आगे बढ़कर एक दूसरे पर हमला करने लगे। दोनों लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। मैदान में कोई किसी से कम नहीं लग रहा था। हे म्यू की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार थी। लंबे समय तक लड़ने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आओ शान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसका पूरा शरीर कछुए के खोल की तरह सख्त था। जब हे म्यू का भाला उसके हाथ को छीलते हुए निकलता तो वो बस एक हल्का सा निशान ही छोड़ पाता। भले ही आओ शान कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो अपने सख्त शरीर के दम पर हे म्यू के हमलों को रोक सकता था। पिछली लड़ाई में भी ऐसा ही हुआ था। दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे पूरी तरह से थक नहीं गए। हे म्यू समझ गया था कि मेरी दी हुई पावर का इस्तेमाल किए बिना आओ शान को हराना नामुमकिन है। उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद पावर को जगाना शुरू किया। वो पावर उसकी पूरी बॉडी और नसों से निकलकर उसके शरीर में खून की एक नदी की तरह बहने लगी। हे म्यू ने अपने दोनों हाथों को जोर से झटका, जिससे एक वाइब्रेशन वाली आवाज पैदा हुई और सिर्फ इसी झटके से आओ शान उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। आओ शान ने किसी तरह खुद को संभाला और जैसे ही उसने सिर उठाया उसने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। हे म्यू के शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप लेकर उसके पूरे शरीर को घेर रही थी। हाँ, आ जाओ, इस बार मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। हे म्यू ने अपना भाला पकड़ा और अपने पैर जोर से जमीन पर पटके, जिससे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया और वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। आओ शान ने हे म्यू के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपना भाला आगे कर दिया। हे म्यू हवा में उछला और अपनी पूरी ताकत अपने भाले पर लगा दी। उसका भाला आओ शान की तरफ पूरी ताकत से गिरा। आओ शान का भाला एक ही झटके में टूट गया और फिर हे म्यू का भाला सीधे आओ शान के शरीर पर जोर से लगा। आओ शान भाले की चोट से हवा में उड़ गया और उसने हवा में ही खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। लीडर ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोग चीख पड़े। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। वे दौड़कर जमीन पर गिरे हुए आओ शान के पास गए और उसे उठाया। आओ शान के मुंह से खून बह रहा था। पूरे शरीर में हो रहे भयानक दर्द को सहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, जल्दी जाओ, ब्लैक टर्टल को बुला लाओ। आओ शान की बात सुनते ही ब्लैक टर्टल ट्राइब के कुछ लोग मुड़े और कबीले की तरफ भागने लगे। ब्लैक टर्टल ट्राइब के पीछे उस छोटी नदी के पास हाल ही में खोदा गया एक नया तालाब था और उस तालाब में एक काले रंग का बड़ा सा कछुआ लेटा हुआ था। बाहर से देखने में इस कछुए में कोई खास बात नहीं थी, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा था। ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोग दौड़ते हुए उस तालाब के पास पहुंचे, घबराकर घुटनों पर गिर गए और उस काले कछुए के सामने सिर झुकाकर पूजा करने लगे। ब्लैक टर्टल जी, गजब हो गया है, वो ट्री ट्राइब के लोग फिर से आ गए हैं और उन्होंने हमारे लीडर को भी हरा दिया है। तालाब में लेटे ब्लैक टर्टल ने अपनी आंखें खोली, सिर उठाया और बोलने वाले उस इंसान को घूरने लगा। ब्लैक टर्टल जी, लीडर ने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। हमें उम्मीद है कि आप उस कमीने इंसान को हराने में हमारी मदद करेंगे। ब्लैक टर्टल ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर वे लोग जल्दी से उठे, पानी में कूदे और ब्लैक टर्टल को उठाकर बाहर ले जाने लगे। कबीले के बाहर हे म्यू ने अपना भाला नीचे कर लिया था। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने शरीर के बाहर की धुंध को वापस अंदर खींच लिया। जब ट्री ट्राइब के लोगों ने देखा कि हे म्यू ने लड़ाई जीत ली है तो वे खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। हे म्यू ने हाथ हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, ये सब प्राचीन पेड़ की ताकत का कमाल है। प्राचीन पेड़, प्राचीन पेड़। हे म्यू ने भी कुछ देर तक उनके साथ नारे लगाए और फिर ब्लैक टर्टल ट्राइब की तरफ बढ़ा। तुम लोग हार गए हो। हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। प्राचीन पेड़ को ऑफरिंग्स देनी होंगी और आज से उन्हीं को अपना देवता मानना होगा। आओ शान अपने लोगों के सहारे हे म्यू के सामने आकर खड़ा हो गया। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। हमारे पास अभी भी हमारे ब्लैक टर्टल जी है। हे म्यू गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शर्त तोड़ने की? ब्लैक टर्टल ट्राइब के सभी लोगों ने हे म्यू की तरफ अपने हथियार उठा लिए। ये देखकर ट्री ट्राइब के लोग भी हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन किस्मत से हे म्यू ने अपने लोगों को रोक लिया, वरना दोनों कबीलों के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती। हे म्यू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हमारे साथ वापस चलो। ठीक उसी समय ब्लैक टर्टल को उठाने वाले वे लोग भीड़ को चीरते हुए आगे आए। काले रंग के बड़े कछुए को देखते ही आओ शान जोर से चिल्लाया, ब्लैक टर्टल जी, इस ताकतवर दुश्मन को भगाने में हमारी मदद कीजिए। हे म्यू तुरंत अलर्ट हो गया और उसके शरीर से एक बार फिर धुंध निकलने लगी, लेकिन तभी उस बड़े काले कछुए ने अचानक अपना मुंह खोला और आओ शान के हाथ पर जोर से काट लिया। आओ शान दर्द से चीख पड़ा। कछुए को उठाने वाले लोगों ने घबराहट में अपने हाथ ढीले कर दिए और वो बड़ा कछुआ सीधे जमीन पर जा गिरा और फिर सब लोगों की हैरान नजरों के सामने वो बड़ा कछुआ बिना पीछे मुड़े वहाँ से रेंगते हुए भाग गया। ब्लैक टर्टल को भागते हुए देखकर आओ शान जल्दी से चिल्लाया, जल्दी जाओ, ब्लैक टर्टल जी को वापस लाओ। हे म्यू का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए ऑर्डर दिया, उन्हें रोको। ट्री ट्राइब के लोग उसी पल ब्लैक टर्टल ट्राइब वालों से भिड़ गए और वो बड़ा काला कछुआ हे म्यू की आंखों के सामने उस छोटी नदी के पास गया, उसमें छलांग लगाई और गायब हो गया। जल्द ही ब्लैक टर्टल ट्राइब के सभी लोगों को हे म्यू और उसके आदमियों ने पकड़ लिया। मौत की कगार पर पहुंच चुके आओ शान के सामने खड़े होकर
हे म्यू घमंड से हंसने लगा। तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा ना कि जिस टोटम की तुम पूजा करते हो वो खुद ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। आज के बाद ब्लैक टर्टल ट्राइब का नामो निशान मिट जाएगा। आओ शान के मुंह से खून की उल्टी हुई, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। वो पूरी तरह से मर चुका था। हे म्यू ने आओ शान की लाश को एक जगह ढूंढकर दफना दिया और फिर ब्लैक टर्टल ट्राइब के बचे हुए लोगों को लेकर वापस लौट गया। मैंने दूर से ही हे म्यू और उसके लोगों को जीत का जश्न मनाते हुए लौटते देखा। उनके साथ वे प्रिमिटिव लोग भी अपने परिवारों के साथ आ रहे थे जो साफ तौर पर ब्लैक टर्टल ट्राइब के ही थे। लेकिन अब से इन लोगों का नाम बदल दिया जाएगा, वे ट्री ट्राइब में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस प्रोसेस में अभी थोड़ा समय लगेगा। हे म्यू इन लोगों को ट्री ट्राइब वापस ले आया और फिर उन्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। हे म्यू सबसे आगे खड़ा हुआ और बोला, ये है हमारे ट्री ट्राइब के एंशिएंट ट्री देवता। आज से तुम लोगों को भी इनकी ही पूजा करनी है। वो पूरी भीड़ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और पूजा करने लगी। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ी सी ही फेथ पावर मिली। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये लोग अभी तक मेरे सच्चे फॉलोअर्स नहीं बने थे, पर मुझे पूरा यकीन था कि जल्दी ही ये लोग मेरे सच्चे बिलीवर्स बन जाएंगे। इन लोगों से मेरी पूजा करवाने के बाद हे म्यू उनके रहने का इंतजाम करने चला गया। अब ट्री ट्राइब की कुल पॉपुलेशन 61 लोग हो गई थी और नए आए ब्लैक टर्टल ट्राइब के 32 लोगों को मिलाकर अब यहाँ टोटल 93 लोग थे। आधी रात के सन्नाटे में हे म्यू अकेले मेरे पास आया और धीरे से बोला, एंशिएंट ट्री, मैं जाहिर है सो नहीं रहा था। सच कहूँ तो एक पेड़ बनने के बाद मैं बहुत कम ही सोता था। बस कभी कभी बोर होने पर मैं अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लेता था, कुछ भी नहीं सोचता था, जो थोड़ा थोड़ा सोने जैसा ही लगता था। मैंने पत्तों से आवाज निकाली, हे म्यू तुमने बहुत अच्छा काम किया। हे म्यू बेवकूफों की तरह हंसने लगा, एंशिएंट ट्री, ये सब आपकी ही दी हुई ताकत का कमाल है, वरना मैं ब्लैक टर्टल ट्राइब के लीडर को कभी हरा नहीं पाता। तो फिर आज रात तुम यहाँ मुझसे क्या मांगने आए हो? हे म्यू ने फिर आज ब्लैक टर्टल ट्राइब को हराने का पूरा किस्सा मुझे डिटेल में सुनाया। अपनी बात खत्म करने के बाद हे म्यू ने पूछा, एंशिएंट ट्री, क्या टोटम भी अपनी मर्जी से छोड़कर जा सकते हैं? उसका सवाल सुनते ही मैं समझ गया कि उसे किस बात का डर सता रहा था। शायद उसे डर था कि एक दिन मैं भी उन्हें अचानक छोड़कर चला जाऊंगा, बिल्कुल उस ब्लैक टर्टल की तरह। मैं हंसा और बोला, हे म्यू, अगर तुम्हारा टोटम तुम्हें ताकत देना बंद कर दे तो क्या तुम किसी दूसरे टोटम की पूजा करना शुरू कर दोगे? ये सुनते ही हे म्यू के माथे पर ठंडे पसीने छूट गए। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, एंशिएंट ट्री, हे म्यू हमेशा सिर्फ आप ही की पूजा करेगा। मैंने अपनी एक शाखा आगे बढ़ाई और उसे उठा लिया। घबराओ मत, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था और मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिल में ही है। हे म्यू मेरे सामने खड़ा था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है और न ही कोई जवाब है। क्या उसकी हिम्मत थी ऐसा सोचने की? बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा होपलेस फील करने लगा। ठीक है, मैं ही तुम्हें सीधा जवाब दे देता हूँ। जैसे तुम लोग अपना टोटम चुन सकते हो, वैसे ही टोटम भी अपने फॉलोअर्स को चुन सकता है। जिस दिन तुम्हारे किसी काम से टोटम को नफरत हो जाएगी, वो टोटम नेचुरली तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम चाहो तो कल उन ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों से जाकर पूछ लेना कि आखिर उन्होंने अपने टोटम के साथ ऐसा क्या किया था। हे म्यू ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, एंशिएंट ट्री, मैं अभी जाता हूँ। मेरी ये बातें असल में मेरा अपना अंदाजा ही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि सच्चाई भी कुछ ऐसी ही होगी। हे म्यू वहाँ से निकलने ही वाला था कि मैंने उसे जल्दी से रोका। हे म्यू, अब कल ही जाना, अभी आधी रात हो रही है और सब सो रहे हैं। हे म्यू ने लगातार सिर हिलाया और बोला, ठीक है एंशिएंट ट्री, आप भी आराम करें। ये बोलकर हे म्यू वहाँ से इतनी तेजी से भागा जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? मैं तो बस एक पेड़ ही हूँ। खैर, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। मैंने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इस दुनिया का आसमान बहुत ही साफ था, जहाँ सूरज भी था और चांद भी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि यहाँ के सूरज और चांद दोनों ही बहुत छोटे थे और कुछ अजीब से जैसे असली न हो। रात के वक्त आसमान में चांद के अलावा और कोई तारे नहीं दिखते थे। जाहिर है ये अजीब बातें सिर्फ मैं ही नोटिस कर सकता था, क्योंकि मैं इससे पहले एक दूसरी दुनिया में रह चुका था। यहाँ के इन प्रिमिटिव लोगों के लिए, जिन्होंने बचपन से ही इस सूरज और चांद को देखा था, उनकी नजरों में यही सब बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने दोबारा अपनी नजर जमीन पर डाली। ट्री ट्राइब के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और नए आए ब्लैक टर्टल ट्राइब की तरफ से भी खर्राटों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। छपाक छपाक दूर बहती छोटी सी नदी से पानी में तैरने की आवाजें आने लगी, जो इस सन्नाटे भरी रात में बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी नजर उस तरफ घुमाई तो देखा कि एक बड़ा सा कछुआ पानी में तैर रहा था। एक बड़ा कछुआ, क्या ये वही ब्लैक टर्टल ट्राइब का टोटम है? हे म्यू ने बताया तो था कि वो बड़ा ब्लैक टर्टल नदी में कूदकर गायब हो गया था। अचानक दिखे इस बड़े से कछुए ने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया। मैंने अपनी ब्रांचेस को कंट्रोल किया और शू की आवाज के साथ उन्हें सीधे उस छोटी नदी की तरफ शूट कर दिया। ये ब्रांचेस बहुत स्पेशल थी, जिन्हें मैंने खास तौर पर अपनी फेथ पावर का इस्तेमाल करके बनाया था। ये किसी रस्सी की तरह नरम भी हो सकती थी और किसी लोहे की तरह मजबूत भी। मैं इन्हें अपने टेंटेकल्स कहता था। नदी के उस बड़े कछुए को इस हमले का पता तब चला जब मेरे टेंटेकल्स उसके खोल को छू चुके थे। उसने बचने के लिए पानी के अंदर डुबकी लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरे टेंटेकल्स उसके पूरे जिस्म से लिपट चुके थे। फिर मैंने एक जोर का झटका दिया और उस बड़े से कछुए को पानी से बाहर खींच लिया। उस कछुए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेरे टेंटेकल्स पर जोर से काट लिया, ये सोचते हुए कि वो इन्हें काट कर आजाद हो जाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था
कि ये कोई आम ब्रांचेस नहीं थी। मेरे कंट्रोल करते ही वो लोहे जैसी सख्त हो गई थी। उस कछुए का काटना ऐसा था जैसे किसी पत्थर पर दांत मारना। उसके अपने ही दांत टूटने के अलावा और कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे खींचते हुए अपने पास बुला लिया और अपने आसपास की ब्रांचेस और पत्तों को आपस में जोड़कर एक लकड़ी का जेल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। वो कछुआ अभी भी हार नहीं मान रहा था और लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने इस कछुए को ध्यान से देखा। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और ये पूरी तरह से काले रंग का था। ये सच में हे म्यू की बातों वाले ब्लैक टर्टल ट्राइब के टोटम जैसा ही लग रहा था। मुझे इस कछुए में इतना इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि हे म्यू ने बताया था कि ब्लैक टर्टल ट्राइब को अपने टोटम का आशीर्वाद मिला था, जिसकी वजह से उनका डिफेंस कमाल का था। मैंने उस बड़े कछुए के दिमाग में टेलीपैथी से बात करने की कोशिश की। ये स्किल मैंने जिन फेंग से सीखी थी। जब मैंने उसे बचाया था तभी मुझे इसका पता चला था। मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिक इस कछुए पर काम करेगी या नहीं। क्या तुम ही ब्लैक टर्टल ट्राइब के टोटम हो? मैंने ये सवाल उस कछुए से लिपटे हुए टेंटिकल्स के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचा दिया। ये सुनते ही वो कछुआ अचानक से हिलना बंद हो गया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे समझ आ गया था कि मेरी ट्रिक काम कर गई है और मैं मैसेज भेज सकता हूँ। लेकिन वो कछुआ वहाँ बिल्कुल सुन पड़ा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसे दोबारा मैसेज भेजा, तुम जो भी कहना चाहते हो बस अपने दिमाग में सोच लो, मुझे सब समझ आ जाएगा। मेरा इतना कहना ही था कि उस कछुए ने अपना सिर और चारों पैर फुर्ती से अपने खोल के अंदर छिपा लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस कछुए का दिल इतना छोटा होगा और ये इतना डरपोक निकलेगा। मैंने बड़ी शांति से कुछ देर इंतजार किया और आखिरकार मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं पहले ब्लैक टर्टल ट्राइब का टोटम हुआ करता था, पर अब वो ट्राइब ही नहीं रही। बॉस, मैं तो बस एक छोटा सा आम कछुआ हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। आप ही देखो, मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ हैं, थोड़ा सा भी मांस नहीं है। प्लीज मुझे मत खाना, मेरा स्वाद बहुत खराब है। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। बॉस, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए नदी से मछली पकड़ लाऊंगा। प्लीज मुझे आजाद कर दो, मैं रोज आपके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा। मैंने जल्दी से उस कछुए के साथ अपना कनेक्शन काट दिया। उसकी बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस लगातार मुझे छोड़ने की भीख मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने उसे बस इतना मैसेज भेजा और तुरंत फिर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद मैंने आखिरकार देखा कि उस बड़े कछुए ने डरते डरते अपना सिर खोल से बाहर निकाला। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से अपना सिर वापस अंदर खींच लिया। मुझे लगा कि अब वो थोड़ा शांत हो गया होगा, तो मैंने दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया। मैंने पूछा, तुमने किसी समय ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों को अपना आशीर्वाद दिया था ना? उस कछुए ने धीरे से सिर बाहर निकाला और हाँ में हिलाया। बॉस, पर उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ये प्रिमिटिव लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। ये सुनते ही कछुआ रोने लगा और अपनी बेचारी किस्मत का रोना रोने लगा। बॉस, मैं सच में एक छोटा सा नॉर्मल कछुआ हूँ। मेरे पास आप जैसी भयानक ताकत नहीं है। मैं तो बस किसी बड़ी नदी में आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन अचानक इन लोगों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और दबाव बनाकर मुझे अपना टोटम बनने को कहा। मैं शुरू में तो नहीं माना और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने भागने का प्लान बनाया, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर से वापस ले आए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो मुझे जिंदा पानी में उबाल कर खा जाएंगे। उन लोगों की ऐसी धमकियां सुनकर ही मुझे मजबूरन उनका टोटम बनना पड़ा। ये प्रिमिटिव लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं। उस ब्लैक टर्टल की रोने वाली आवाज सुनकर मैं साफ इमेजिन कर सकता था कि उसने कितने बुरे दिन देखे थे। मुझे लगा सच में मेरे ट्री ट्राइब वाले लोग ही अच्छे थे। कम से कम उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसी जबरदस्ती तो नहीं की। लेकिन अगले ही पल मुझे वो वक्त याद आया जब ये लोग पहली बार यहाँ आए थे। हालांकि वो मुझसे प्रोटेक्शन की भीख मांग रहे थे, पर अगर मैंने मना कर दिया होता तो शायद मेरा हाल भी इस कछुए जैसा ही होता। और सोचो, इस कछुए के पास तो कम से कम भागने के लिए पैर है, पर मैं तो एक पेड़ हूँ। मेरे पास तो पैर तक नहीं है। अगर भागना भी चाहूँ तो 1 इंच भी नहीं हिल सकता। अचानक से मुझे एक नया डर महसूस होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता। माना कि अभी ट्री ट्राइब के लोग मेरी बहुत पूजा करते हैं, पर क्या पता किस दिन उनका दिमाग घूम जाए और वो मुझ पर फेथ रखना छोड़ दे। मैं अपनी सिक्योरिटी इनके भरोसे नहीं छोड़ सकता। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। वो कछुआ अभी भी झूठ बोल रहा था। उनका टोटम बनने का मुझे बस एक ही फायदा मिला था कि मुझे खुद शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। वो लोग मुझे रोज खाना ला कर देते थे। मैंने आहिस्ता से सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ट्री ट्राइब वाले मुझे सैक्रिफाइस ऑफर करते थे। फिर एक दिन वो लोग मेरे पास आए और मुझसे आशीर्वाद मांगने लगे। लेकिन भाई, मुझे क्या पता था ये आशीर्वाद क्या होता है। मैं ध्यान से सुनने लगा क्योंकि यही तो मैं जानना चाहता था। मेरा इस कछुए को इस तरह रोकने का असली मकसद यही सवाल पूछना था। आखिर में जब मैं बिल्कुल लाचार हो गया तो मैंने मजबूरी में अपने खून की कुछ बूंदें निकालकर उन्हें दे दी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि सच में इसका असर हुआ। जिन लोगों ने मेरा खून पिया उनका शरीर मजबूत हो गया और उन्हें चोट लगना भी कम हो गया। बस यही था मेरा उन्हें आशीर्वाद देने का पूरा तरीका। तो बात ये थी कि उन्होंने इस कछुए का खून पिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो जो फ्लावर पेटल्स मैंने हे म्यू को दिए थे वो भी तो मेरे शरीर का ही हिस्सा थे। इसका मतलब था कि ट्री ट्राइब के लोगों ने भी एक तरह से मेरा ही फ्लेश और ब्लड खाया था। ये सोचकर ही मुझे अंदर तक झुरझुरी सी हो आई और मेरा डर थोड़ा
और बढ़ गया। मैंने दोबारा उससे पूछा, तो जब तुम टोटम बने क्या तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ नया महसूस हुआ था? उस कछुए ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे सच में अपने अंदर कुछ नया सा फील हुआ था। वो चीज अभी भी थोड़ी बहुत मेरे अंदर बची हुई है। बॉस, क्या आप जानते हैं वो क्या चीज है? मैं उसे फेथ पावर बुलाता हूँ। जब ये प्रिमिटिव लोग किसी टोटम की पूजा करते हैं तो यही ताकत हमारे अंदर आती है। फेथ पावर, तो उस ताकत का ये नाम है। बॉस, आप तो बहुत ही महान है, आपको इतनी गहरी बातें भी पता है। मैं अंदर ही अंदर हंसा। ये कछुआ मक्खन लगाना भी जानता था। जरूर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैं इसे छोड़ दूं। ठीक है, मेरा सवाल अब खत्म हो गया है। अब तुम आगे कहाँ जाने का इरादा रखते हो? उस कछुए ने जवाब दिया, कहीं कोई नया ठिकाना ढूंढूंगा रहने के लिए। मैं हंसा और बोला, अगर तुम मेरे अंडर काम करो तो कैसा रहेगा? अगर तुम कहीं और अपना ठिकाना बनाओगे तो हो सकता है कोई तुम्हें वापस से पकड़ ले। मैंने ये सोचा क्योंकि मेरी खुद की पावर अभी पूरी तरह बढ़ी नहीं थी, इसलिए 2-4 बॉडीगार्ड्स रखने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने पहले ही एक मधुमक्खी को अपना सबॉर्डिनेट बना लिया था। अब सोचा एक कछुए को भी शामिल कर लूं। उस कछुए ने डरते डरते पूछा, बॉस क्या मैं मना कर सकता हूँ? मैं तो बस उस कछुए से सलाह ले रहा था और प्यार से समझा रहा था, पर लगता है उसने बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसने अपने आप से लिपटे हुए उन पेड़ की बेलों को देखा और बिना सोचे सिर हिलाया। अरे भाई, मैं सच में तुम्हें जाने दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? कछुए ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी बात पर विश्वास करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। मैंने उस बड़े कछुए को वापस छोटी नदी में छोड़ दिया। उसने कसम खाई कि वो बस इस आसपास के इलाके में ही रहेगा और रोज मेरे लिए एक मछली पकड़ कर लाएगा। मैंने भी उसे मना नहीं किया, खाली बैठने से अच्छा था उसे कोई काम मिल गया था। उस कछुए के जाने के बाद मैं वापस गहरी सोच में डूब गया। मैंने अपने नीचे बसने वाले उस ट्री ट्राइब को देखा। पहले मेरे दिमाग में एक इंसान होने का इमोशन था, इसलिए इस ट्राइब के लोगों के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और यही वजह थी कि जब हे म्यू ने मुझसे आशीर्वाद मांगा तो मैंने बिना सोचे उसे अपना फूल का पेटल दे दिया था। लेकिन आज इस बड़े कछुए की कहानी सुनकर मुझे एक असलियत समझ में आई। इन प्रिमिटिव लोगों की नजरों में मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ। अगर कल को इन लोगों की ताकत मेरी ताकत से बड़ी हो गई तो हो सकता है ये मेरे ही खिलाफ हो जाए, पर मैं इन प्रिमिटिव लोगों को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकता था। आखिर इनकी दी हुई फेथ पावर ही तो मुझे बड़ा और ताकतवर बना रही थी। आगे से मुझे इन प्रिमिटिव लोगों के साथ डील करते वक्त बहुत केयरफुल रहना होगा। ना तो मैं आंखें बंद करके इनकी मदद कर सकता था और ना ही इन्हें इनके हाल पर छोड़ सकता था। अगले दिन हे म्यू उन ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों के पास गया और उनसे उस बड़े कछुए के बारे में पूछताछ की। मैंने उनकी पूरी बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली। उन लोगों का जवाब भी लगभग वैसा ही था जैसा कल उस कछुए ने मुझे बताया था। उन्होंने सच में उस कछुए को पकड़ा था और उसे अपना खून देने पर मजबूर किया था ताकि वो उससे फायदा उठा सके। ब्लैक टर्टल ट्राइब के एरिया से बाहर निकलते वक्त हे म्यू का चेहरा काफी टेंस लग रहा था। वो फिर से अकेले मेरे पास चला आया और अपना सिर उठाकर मुझ विशाल प्राचीन पेड़ को देखने लगा। बहुत देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, एंशिएंट ट्री, मैंने ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों से बात की है और मुझे पता चल गया है कि उन्होंने अपने टोटम के साथ क्या सलूक किया था। लेकिन हे म्यू की आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। ट्री ट्राइब कभी भी एंशिएंट ट्री के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं शांति से उसकी बातें सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तभी हे म्यू मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। एंशिएंट ट्री, जब तक मैं हे म्यू इस दुनिया में जिंदा हूँ, किसी की मजाल नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा सके। जैसे ही हे म्यू ने अपनी बात खत्म की, मुझे एक जबरदस्त फेथ पावर का झोंका महसूस हुआ। ये देखकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। कम से कम मुझे अब ये अफसोस नहीं था कि मैंने उसे पेटल देकर कोई गलती की थी। लेकिन मैं अकेले हे म्यू के लिए पूरे ट्री ट्राइब के रूल्स नहीं बदलने वाला था। मैंने अपनी कुछ ब्रांचेस को हिलाकर आवाज निकाली जो कि हे म्यू की बात का जवाब था। हे म्यू वहाँ ज्यादा देर नहीं रुका। आखिर वो पूरे ट्री ट्राइब का लीडर था। उसके पास और भी हजारों काम पड़े थे। शाम होते होते जासूसी करने गया जिन फेंग आखिरकार वापस आ गया। जिन फेंग पत्तों के बीच घुसा और एक शाखा पर जाकर बैठ गया। बॉस, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने कहा, बहुत मेहनत की तुमने, बताओ इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट निकला? जिन फेंग ने अपनी हंसी रोककर सीरियस होते हुए कहा, मैंने बड़ी बारीकी से सब पता लगाया है। वो सांप पालने वाला ट्राइब खुद को स्नेक ट्राइब कहता है। उनका टोटम एक बहुत बड़ा सांप है। मैंने उसे काफी देर तक ढूंढा, तब जाकर उनके ट्राइब से कुछ 100 मीटर दूर एक पहाड़ पर मुझे वो बड़ा सांप मिला। उसका साइज सच में बहुत ह्यूज है। वो लगभग इतना बड़ा है। जिन फेंग हवा में उड़ता हुआ ये बता रहा था। उसने हवा में एक बड़ा सा सर्कल बनाया जो लगभग 2 मीटर का था। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया। अगर वो सांप सच में इतना मोटा है तो उसे सांप कहना ही गलत होगा। वो जरूर एक पाइथन या एनाकोंडा होगा। कौन जाने, अगर ये स्नेक ट्राइब वैसे ही उसकी पूजा करते रहे तो एक दिन वो सांप एक बड़ा ड्रैगन भी बन सकता है। पर यह बात अलग थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा एवोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। जिन फेंग ने अपनी एक्शन दिखाने के बाद वापस नीचे बैठ गया और बोलता गया, स्नेक ट्राइब में लगभग 200 लोग हैं। वो शिकार करने में एक्सपर्ट है और अक्सर जानवरों का शिकार करने जंगलों में जाते हैं। वो लोग सांप भी पालते हैं। उनके कबीले में लगभग हर शख्स के पास एक सांप होता है और उनमें से ज्यादातर जहरीले होते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल
थोड़ा भारी हो गया। स्नेक ट्राइब की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगर ट्री ट्राइब की उससे कंपैरिजन की जाए तो हमारे लोग उनसे आधे भी नहीं थे। पावर का गैप भी बड़ा था। अगर दोनों ट्राइब्स के बीच बैटल हुई तो ट्री ट्राइब एक मिनट भी उनके आगे टिक नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ नए डेवलपमेंट प्लान्स सोचने होंगे। मैंने बड़ी गहराई से इस मसले पर सोचा और डिसाइड किया कि सबसे पहले फार्मिंग की टेक्निक सिखानी पड़ेगी। अभी ट्री ट्राइब का मेन फूड सोर्स शिकार था और थोड़ी बहुत चीजें वो जंगल से इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्री ट्राइब की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, सिर्फ शिकार और सब्जियों पर डिपेंड रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला था। पर मैंने तुरंत ये नॉलेज उन्हें नहीं दी। मुझे एक सही टाइम का इंतजार था। इस बीच मैंने अपना पूरा फोकस इस बात पर लगा दिया कि फेथ पावर को बैटल्स में कैसे यूज किया जाए। पहले मैं इस फेथ पावर से सिर्फ अपनी ब्रांचेस की ग्रोथ बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो सुपर स्ट्रॉन्ग वाइन्स और टेंटिकल्स बनाए थे। इसके अलावा ये फेथ पावर ऐसे फ्लावर्स उगा सकती थी जो हील कर सकते हैं और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके ब्लड लाइन पावर अवेकन कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो बस सपोर्ट फंक्शंस थे। इनमें बैटल के मैदान पर लड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। बदकिस्मती से इतना सब टेस्ट करने के बाद भी मैं बैटल से रिलेटेड कोई सॉलिड स्किल डेवलप नहीं कर पाया था। जब सर्दियां आई तो ट्री ट्राइब में खाने का नया इशू खड़ा हो गया। सर्दियों में बहुत से जानवर लंबी नींद या हाइबरनेशन में चले जाते थे, जिससे शिकार ढूंढना नामुमकिन जैसा हो गया था। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ठंड में जंगल में फ्रूट वगैरह भी नहीं मिलते थे। इसलिए ट्राइब की खाने की सप्लाई पूरी तरह कट चुकी थी। मजबूरी में हे म्यू को शिकार की तलाश में लोगों के साथ और भी दूर इलाकों में जाना पड़ा। मैंने इन मामलों में ज्यादा दखल नहीं दिया, लेकिन एक बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि सर्दियां आते ही मेरी डेली मिलने वाली फेथ पावर अचानक बढ़ गई थी। जब मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो समझ आया कि ये प्रिमिटिव लोग रोज मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें अच्छा शिकार मिल जाए। उनकी हर एक प्रार्थना से फेथ पावर डायरेक्टली मेरे पास आ रही थी। और जब बर्फीली हवाएं चलने लगी तब आखिरकार ट्री ट्राइब वालों का हाल बुरा हो गया। वो लगातार कई दिनों से शिकार करने में बिल्कुल फेल हो चुके थे। ऐसे मुसीबत के वक्त में किंगशी नाम का एक आदमी जो पहले ब्लैक टर्टल ट्राइब का हिस्सा था, हे म्यू के सामने आ खड़ा हुआ। ट्राइब लीडर, हमने लगातार कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ के सभी लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। हे म्यू का चेहरा भी उतरा हुआ था। ये बात उसे भी अच्छी तरह पता थी और पूरे कबीले का लीडर होने के नाते उसे इस परेशानी का बाकियों से ज्यादा अंदाजा था। किंगशी आगे बोलता गया, ट्राइब लीडर, क्या हम लोग एंशिएंट ट्री से मदद नहीं मांग सकते? हे म्यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, हम एंशिएंट ट्री से मदद क्यों मांगे? एंशिएंट ट्री तो हमारे टोटम है ना, क्या उन्हें हमारी रक्षा नहीं करनी चाहिए? हे म्यू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, एंशिएंट ट्री यकीनन हमारी रक्षा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर छोटी बात पर उनके पास जाकर मदद मांगने लगे। और वैसे भी अभी हमारी हालत ऐसी नहीं हुई है कि हम भूखे मर जाएं। माना कि हमें जंगली जानवर शिकार के लिए नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी जंगल में खाने की कुछ और चीजें मिल ही सकती हैं। हे म्यू का इशारा पेड़ के छाल और पत्तों की तरफ था। इनको खाकर भी गुजारा तो चल ही सकता था। हे म्यू को पक्का यकीन था कि इन्हीं चीजों को चबा कर वो इस ठंड के मौसम को पार कर लेंगे। जिसने ये सलाह दी थी, हे म्यू ने उसे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। ऐसी मामूली परेशानियों के लिए हम अपने एंशिएंट ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यही सोच चल रही थी हे म्यू के दिमाग में। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद किंगशी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने चुपचाप अपने पुराने ब्लैक टर्टल ट्राइब के लोगों को ढूंढना शुरू किया और ये आइडिया उनके कानों में डाल दिया। जल्दी ही उसे कुछ ऐसे लोग मिल गए जो उसकी बात से अग्री करते थे। ब्लैक टर्टल ट्राइब को तो हे म्यू ने जबरदस्ती हरा कर ट्री ट्राइब में शामिल किया था ना, इसलिए वहाँ कई लोग थे जिनके दिलों में अभी भी नफरत की आग जल रही थी। किंगशी ने सोचा कि यही सही मौका है इस खाने की कमी को वेपन बनाकर पूरी ट्री ट्राइब में आग लगाने का। और उनकी इन्हीं भड़काने वाली बातों का असर ये हुआ कि ट्री ट्राइब के बहुत से लोगों ने बगावत करने का मूड बना लिया। उस दिन ही म्यू एक बार फिर शिकार से खाली हाथ लौटा। साफ था कि आज भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। किंगशी ने आव देखा न ताव फटाफट लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। वो उस भीड़ को ले गया और जाकर सीधा हे म्यू का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। ट्राइब लीडर, आज भी शिकार में कुछ हाथ नहीं लगाना, कहीं फिर से हम सबको पेड़ की छालें चबाने को मजबूर तो नहीं करोगे ना? हे म्यू ने तिरछी नजर से उस भीड़ को देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। इनमें से ज्यादातर लोग ब्लैक टर्टल ट्राइब के थे और कुछ ट्री ट्राइब के थे। हे म्यू के माथे पर गुस्से की लकीरें बन गई। तुम लोग यहाँ ये तमाशा क्या लगा रखे हो? अगर तुम लोगों को पेड़ की छाल खाना पसंद नहीं तो मर्द बनो और जाकर खुद जंगल में किसी जानवर का शिकार करके दिखाओ। हे म्यू के पीछे जो शिकार पार्टी वाले थे उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया और उन्होंने चिल्ला कर कहा, दम है तो खुद शिकार करो ना, रास्ता छोड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। तुम लोग यहाँ रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो? पर किंगशी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। उसने ठान लिया था कि आज तो वो हे म्यू को एंशिएंट ट्री के सामने ले जाकर ही मानेगा। मैंने आपको इस मुसीबत का सोल्यूशन पहले ही दिया था। हम एंशिएंट ट्री से झोलियां फैलाकर खाना मांगेंगे, फिर हमें हर दिन ये सूखे पत्ते और छाल नहीं चबानी पड़ेगी। किंगशी की इस पुकार को सुनकर भीड़ भी जोश में आ गई और नारे लगाने लगी, हाँ ट्राइब लीडर, चलिए एंशिएंट ट्री के पास चलते हैं, वो जरूर हमें खाना देंगे। ट्राइब लीडर, प्लीज हमें वहाँ ले चलो। हे म्यू का चेहरा
गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। उसने सोच लिया था कि ये लोग आज उसे मजबूर करने के मूड में आए हैं। उसने एक बहुत ही हैवी स्टेप आगे बढ़ाया जिससे उस भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबराकर पीछे हट गए। एक पल के लिए पूरी जगह इतनी शांत हो गई कि वहाँ सुई गिरने की आवाज भी आ जाती। हे म्यू ने हर एक बंदे को घूर घूर कर देखा और उनके चेहरे अपने दिमाग में प्रिंट कर लिए। तो क्या सच में तुम सब यही चाहते हो? हे म्यू ने गुस्से में सबसे एक साथ पूछा, पर किसी की जुबान नहीं खुली। आगे आना तो दूर की बात थी। अंत में उनका लीडर किंगशी डरते डरते चिल्लाया, हाँ हम सब यही चाहते हैं। हे म्यू इतने डरावने तरीके से मुस्कुराया कि लोगों की रूह कांप गई। ठीक है, फिर जाओ, पूरे ट्राइब को एक साथ ले आओ, हम अभी एंशिएंट ट्री के सामने हाजिर होते हैं। ये सुनकर किंगशी ने सुकून की सांस ली। वो मन ही मन उकसाहट में आकर सोच रहा था कि एंशिएंट ट्री अब क्या कमाल करेगा। अगर एंशिएंट ट्री उनके खाने की भूख नहीं मिटा पाया तो उसके पास उन लोगों को भड़काने का पूरा राइट आ जाएगा ताकि कोई उस पेड़ की पूजा न करे। और अगर उस एंशिएंट ट्री ने सच में उन्हें खाना दे दिया, उसने तो पक्का मान लिया था कि एंशिएंट ट्री जैसा एक बड़ा सूखा पेड़ खाना ला ही नहीं सकता। उसने उस एंशिएंट ट्री को छुपकर ध्यान से देखा था। वो तो सिर्फ लंबा सा पेड़ था, एक ऐसा पेड़ जो अपनी जगह से बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता। वो कहां से उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकता है? बहुत जल्द पूरा का पूरा ट्री ट्राइब मेरे दर पर आकर खड़ा हो गया। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे थे। कुछ लोगों को विश्वास था कि एंशिएंट ट्री उन्हें खाना देंगे, जबकि दूसरे लोगों को नहीं। ट्राइब लीडर होने के नाते हे म्यू सबसे आगे चल रहा था। वो आकर मेरे सामने पूरी तरह झुक गया और अपनी सारी भीड़ को मेरे सामने सिर झुकाने को कहा। मैं इन सब लोगों को ध्यान से देख रहा था। जब से हे म्यू वापस लौटा था, मैं हर एक छोटी एक्टिविटी पर गौर कर रहा था। इस पूजा के बाद जो मुझे फेथ पाव मिली वो मेरे पिछले सैक्रिफाइसेस से डेफिनेटली कमजोर थी। मुझे अब ये बात क्लियरली समझ आ रही थी कि इन लोगों की मेरे प्रति भक्ति और भरोसे में दरार आ गई थी। ये जो नया तहलका खड़ा हुआ था उसकी एक वजह ब्लैक टर्टल ट्राइब वाले किंगशी का जहर फैलाना था और दूसरा मेजर रीजन इन लोगों का पिछले कई दिनों तक भूखे रहना था, जिसकी वजह से इनकी प्रेयर का जवाब न मिलने पर ये नाखुश थे। हे म्यू ने लोगों के साथ मुझे पूजने के बाद फाइनली ट्री ट्राइब की इस खतरनाक प्रॉब्लम को मेरे आगे रखा और खाना प्रोवाइड करने की विनती की। एंशिएंट ट्री, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारी पुकार सुने और अपने फॉलोअर्स को खाना दे। हे म्यू के ये शब्द खत्म ही हुए थे कि मैं पूरा विशाल पेड़ एक झटके से बहुत जोरों से हिलने लगा और मेरे पेड़ के हर एक पत्ते से डरावनी गूंजती आवाजें आने लगी। इस चेंज ने तो इन भीड़ वालों को पूरी तरह हिला कर रख दिया, खासकर वो लालची लोग जो हे म्यू पर दबाव बनाकर वहाँ पर लाए थे। उन सबके चेहरे का रंग सफेद हो गया, वो पसीने से भीगे थे और हाथ पाव भी कांप रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो ये कहते हुए खुद को दिलासा दिलाने लगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बस थोड़ा बड़ा पेड़ है ना। मुझे यही ठीक लगा कि अब समय आ गया था कि इन बेवकूफ लोगों को उनके इन बेहुदा ख्यालों के बारे में सही ज्ञान दूं। मैंने थोड़ा रुककर दो सिंपल वर्ड्स कहे, हे म्यू। हे म्यू उसी सेकंड जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एंशिएंट ट्री, हे म्यू यहाँ हाजिर है। उसी वक्त उसके आगे जितने भी उसके लोग थे सभी फटाफट घुटने टेक कर बैठ गए थे। इस सीन में इन सब की शक्लों पर हॉरर का मजा जरूर था। कौन सोच सकता था कि वो लोग जिसका अपना पेड़ टोटम मानते थे आज वही बोलना स्टार्ट करेगा। क्या ये पेड़ वाकई कुछ पावर रखता था? और वही दूसरी तरफ हे म्यू घुटनों के बल आराम से मुस्कुराते हुए बैठा था और अंदर ही अंदर कह रहा था, तुम लोगों ने सच्ची श्रद्धा से एंशिएंट ट्री की पूजा ही नहीं की। ठीक हुआ तुमने खुद अपना अंजाम उनकी पाव में देखा ना। मैंने दोबारा आवाज निकाली जिसका बूम वाला शोर एक गर्जना की तरह गूंजा। तुम लोगों ने मुझसे खाना मांगना शुरू किया। हे म्यू ने हल्के से सिर हिलाया। एंशिएंट ट्री ट्राइब के पास सच में खाना बहुत कम बचा है, इसलिए हमारे कुछ मेंबर्स आपसे खाना मांग रहे हैं। मेरे इस रिएक्शन से सारा पेड़ दोबारा हिलने लगा। जो भी सच्चे दिल से मेरी पूजा करेगा उसे ही मेरे पास से खाना मिलेगा। इन्हीं शब्दों के खत्म होने के बाद सारे लोग सिर को ऊपर उठाने लगे थे और एक्साइटमेंट और शौक में पागल थे, जिनकी खुशी क्लियरली उनके चेहरों पर दिख रही थी। हे म्यू को भी इस लेवल का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पुकार सच में पूरी हो जाएगी, जिस पर उसे भरोसा तक नहीं था, जिसका असर ये पड़ा कि उसका मेरे लिए लगाव डबल स्पीड पर जोशीला हो गया। जो पहले से ही मुझ पर फेथ रखता था अब उसका फेथ और भी गहरा हो गया था। मैंने दोबारा फरमाया, हे म्यू, लोगों की लाइन लगवा कर मेरे सामने पास कराओ। मैं बस उनकी सच्ची श्रद्धा और रिस्पेक्ट के बेसिस पर ही उन लोगों को उनका खाना दूंगा। मेरी इन बातों ने क्लियरली डिफाइन करवा दिया कि ये खाना हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री नहीं है। खाना सिर्फ वही हासिल करेगा जो सच्चे दिल से एंशिएंट ट्री की पूजा करेगा। और उन बदमाश गैंग वालों की हालत तो हवा टाइट हो गई थी, जिन्होंने हे म्यू पर जिद करके दबाव डाला था। वो बिल्कुल जमीन पर ढेर हो गए। गेम ओवर, पूरी तरह खत्म। एंशिएंट ट्री न सिर्फ लोगों को खाना दे सकता था, बल्कि वो ये भी पहचान सकता था कि कौन सच्चे दिल से पूजा करता है और कौन नहीं। जो लोग एंशिएंट ट्री को नहीं मानते थे उन्हें तो पक्का खाना नहीं मिलने वाला था। इतना ही नहीं, उनके एंशिएंट ट्री को न मानने की सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। शायद अब उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें ट्राइब से भी निकाल दिया जाएगा। हे म्यू, पहले तुम आओ। मेरी इंस्ट्रक्शन सुनकर हे म्यू चलता हुआ एंशिएंट ट्री तक पहुंचा। उसने घुटने टेके और मुझे प्रणाम किया, जिसके तुरंत बाद मुझे बहुत सारी फेथ पावर मिली। फिर मैंने पहले से तैयार की हुई मछलियाँ बाहर निकाल ली। लोगों ने जब देखा कि एक लचीली शाखा से बंधी हुई मछलियाँ बाहर आ रही हैं, तो उनकी सांसें तेज हो गई। ये वो मछलियाँ थी जो मैंने पहले से ही स्टोर करके रखी थी और इन्हें लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैक टर्टल था, जिसे मैंने अपना सबऑर्डिनेट बनाया था। उस ब्लैक टर्टल ने
मुझसे रोज एक मछली पकड़ कर लाने का वादा किया था और उसने सच में ऐसा ही किया। कभी कभी तो वो एक से ज्यादा मछलियाँ भी ले आता था, पर मैं तो एक पेड़ हूँ, मेरे पास खाने के लिए मुंह तो था नहीं, इसलिए मैंने इन मछलियों को सुखाकर सेव कर लिया था। अब ये मेरे पेड़ के एक खास स्टोरेज रूम में रखी हुई थी। इन सूखी मछलियों में से कुछ निकालकर इन लोगों को देने से ये आराम से बसंत के मौसम तक सर्वाइव कर सकते थे। मैंने एक मछली हे म्यू को दे दी। हे म्यू ने मेरा शुक्रिया अदा किया और उठकर दूसरे लोगों को आगे आने का इशारा किया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए इस बार मुझे जो फेथ पावर मिली वो हे म्यू के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए मैंने जो मछली दी वो भी बहुत छोटी थी। अब उस ब्लैक टर्टल ट्राइब वाले बदमाश की बारी आई। किंगशी घबराते हुए मेरे सामने आया। उसके घुटने टेकने और पूजा करने के बाद मुझे जो फेथ पावर मिली वो इतनी कम थी कि उसे ना के बराबर ही माना जा सकता था। मैंने अपने स्टोरेज रूम में थोड़ी देर ढूंढा और आखिर में एक छोटी मछली की सिर्फ पूंछ निकालकर उसे देने के लिए तैयार कर ली। पर ये जो इंतजार का वक्त था उसने उसकी घबराहट और डर को और भी बढ़ा दिया था। आखिरकार वो इस इंतजार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपना सिर जमीन पर जोर से पटक दिया। एंशिएंट ट्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी ताकत पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरी पूजा झूठी थी। मैं पापी हूँ। मुझसे गलती हो गई। एंशिएंट ट्री, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस मुझे सजा मत दीजिए। मैं सच में गलत था। मैं सुधर जाऊंगा और आगे से हमेशा सच्चे दिल से आपकी पूजा करूंगा। ये सुनकर मैंने वो मछली की पूंछ वापस अंदर रख ली। चलो छोड़ो, इसे ले जाओ। हे म्यू, इसे नीचे ले जाओ और इसे अपनी गलती का एहसास करने दो। हे म्यू ने मेरी बात सुनी और तुरंत अपने लोगों को इशारा करके उसे पकड़ने को कहा। इसे नीचे ले जाओ और बंद कर दो। कुछ दिनों तक इसे बाहर नहीं आना चाहिए। हे म्यू का ये तरीका देखकर मैंने सोचा कि मुझे इन्हें एक जेल बनाने का आइडिया देना चाहिए, पर फिर मैंने सोचा रहने दो। अभी तो ट्री ट्राइब के लोगों के पास खाने के ही वांदे हैं, तो जाहिर है अभी उनके पास जेल बनाने के रिसोर्सेज नहीं है। हे म्यू के किंगशी को नीचे भेजने के बाद बाकी लोग लाइन में लगकर अपना खाना लेते रहे। जल्द ही पूरे ट्राइब के लगभग सभी लोगों को खाना मिल गया। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे जिन्हें खाना नहीं मिला और जाहिर है उन्हें हे म्यू ने पकड़वा कर उनके घरों में कैद करवा दिया था। इस इंसिडेंट के बाद पूरे ट्राइब के लोगों की मेरे प्रति फेथ पावर में जबरदस्त उछाल आया। अब लोगों की नजरों में मैं सिर्फ एक आम पेड़ या सिर्फ एक टोटम नहीं रह गया था। मैं क्या था, इस बात का जवाब अभी उन लोगों के पास नहीं था। मैंने सभी लोगों को वापस भेज दिया और सिर्फ हे म्यू को अपने पास रोक लिया। हे म्यू को पता था कि मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। एंशिएंट ट्री, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? मैंने आहिस्ता से कहा। हे म्यू, क्या तुम जानते हो कि आज ये सब क्यों हुआ? हे म्यू ने अपना सिर नीचे झुकाकर जवाब दिया। एंशिएंट ट्री, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं पूरे ट्राइब को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ट्राइब में ऐसे लोग पैदा हो गए जो सच्चे दिल से आपकी पूजा नहीं करते थे। हाँ, इस मामले में तुम्हारी सच में गलती है। हे म्यू का चेहरा डर से काला पड़ गया। प्लीज मुझे सजा दीजिए। मैं हंसने लगा। मेरी हंसी सुनकर हे म्यू ने हैरान होकर अपना सिर ऊपर उठाया। हे म्यू, मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांट रहा कि तुमने अपने लोगों को अच्छे से मैनेज नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि आखिर ट्राइब में खाने की कमी क्यों हुई? हे म्यू ने सोचकर जवाब दिया, हम लोग जरूरत के हिसाब से काफी शिकार नहीं पकड़ पाए। मैंने मन ही मन एक आह भरी। मुझे लगा कि हे म्यू को खुद से इसका असली रीजन सोचने देना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मुझे ही उसे सब क्लियर समझाना पड़ेगा। हे म्यू, क्या तुमने कभी हरी घासों पर ध्यान दिया है जिनके ऊपर बीज उगते हैं? हे म्यू मेरे सवाल से बिल्कुल हैरान रह गया। उसने अपने दिमाग में सोचा, एक शिकारी होने के नाते उसका पूरा ध्यान सिर्फ जानवरों के पैरों के निशान ढूंढने पर रहता था। जहाँ तक बात खाने वाले बीजों और घासों की है, तो शायद सिर्फ ट्राइब की वो औरतें ही इनके बारे में जानती होंगी जो जंगल से फल और सब्जियां इकट्ठा करती है। मैंने उसे सोचते हुए देखा तो आगे कहा, अगर इन बीजों को इकट्ठा कर लिया जाए और बसंत के मौसम में इन्हें जमीन में बो दिया जाए तो क्या होगा? हे म्यू ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब दिया, वो अंकुर बन फूट जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही, वो अंकुर बन फूटेंगे, उनमें फूल खिलेंगे और पतझड़ आने तक उनमें और भी बहुत सारे बीज निकल आएंगे। तुम लोगों को बस बसंत के मौसम में जमीन में एक बीज बोना है और पतझड़ आने पर तुम पूरी एक बीजों की लड़ी फसल के रूप में काट सकोगे। क्या तुम मेरी बात का मतलब समझ रहे हो? हे म्यू ने अपने दिमाग में कैलकुलेशंस की। एक बीज बोकर मुट्ठी भर बीज वापस पाना, अगर ये सच में पॉसिबल है तो हे म्यू की सांसें तेज हो गई। एंशिएंट ट्री, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे बीज होंगे और ऐसा हुआ तो हमें सर्दियों में कभी खाने की कमी की टेंशन नहीं होगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। एंशिएंट ट्री, मैं समझ गया था कि हे म्यू को मेरी बात समझ आ गई है। हे म्यू इस आइडिया के बारे में सोचकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो चाहता था कि बसंत का मौसम अभी तुरंत आ जाए ताकि वो जल्दी से जाकर बीज बो सके। मैंने सोचा सिर्फ उन्हें बीज बोने के बारे में बताना ही काफी नहीं होगा, उन्हें फार्मिंग की और भी डिटेल्ड नॉलेज देनी पड़ेगी, जैसे कि खेत के लिए सही जगह कैसे चुने, किस वक्त बीज बोए, खेती के टूल्स कैसे बनाए वगैरह। इन प्रिमिटिव लोगों को इन सब चीजों का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे ही उन्हें सब सिखाना था। जाहिर है मैं चाहता तो ये सब उन्हें नहीं सिखाता। वो लोग खुद कुछ साल खेती करके धीरे धीरे ये सब अपने आप भी सीख ही जाते, पर मुझे लगा कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत हे म्यू को ऑर्डर दिया, तुम ट्राइब में से कुछ लोगों को चुनकर मेरे पास भेजो। मैं उन्हें फार्मिंग की नॉलेज दूंगा ताकि जब बसंत का मौसम आए तो वो लोग अच्छे से खेती कर सके। हे म्यू ने तुरंत सिर हिलाया और कहा,
कि वो अभी जाकर लोगों को चुनता है। मैंने कहा कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बसंत आने में अभी कुछ टाइम बाकी है और इतना टाइम उन्हें सिखाने के लिए काफी है। मैं इन लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगा, पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि वो लोग ज्यादा बेवकूफ ना हो। अगले दिन हे म्यू 3 लोगों को लेकर मेरे सामने हाजिर हुआ। इन तीनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 13 साल के ही थे, पर ट्री ट्राइब में इस उम्र के बच्चों को अडल्ट मान लिया जाता था। लड़के बाकी लोगों के साथ शिकार पर जाने लगते थे और लड़कियां शादी की उम्र की हो जाती थी। क्या करें, इन प्रिमिटिव लोगों की एवरेज उम्र बहुत लंबी नहीं होती थी। 50 साल की उम्र को तो बहुत ज्यादा बूढ़ा मान लिया जाता था, पर मेरे सामने खड़े ये बच्चे वो थे जिन्हें मेरा आशीर्वाद मिल चुका था। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी और जाहिर है इसी वजह से ये आम लोगों से ज्यादा लंबी उम्र भी जिएंगे। इन तीनों में 2 लड़कियां थी और 1 लड़का। वो तीनों अभी मेरे करीब आए भी नहीं थे कि मुझे दूर से ही उस लड़के की आवाज आ गई जो हे म्यू से कंप्लेन कर रहा था। हे म्यू अंकल, मैं यहाँ खेती बाड़ी जैसी फालतू चीजें नहीं सीखना चाहता, मुझे आप लोगों के साथ जंगल में शिकार करने जाना है। हे म्यू ने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के सिर के पीछे जड़ दिया और बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये साक्षात एंशिएंट ट्री तुझे खुद पढ़ाने वाले हैं। ये इतना बड़ा मौका है और तू इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। अगर मैं ट्राइब के बीच जाकर एक बार जोर से चिल्ला दूं ना, तो लोग यहाँ आने के लिए आपस में लड़ मरेंगे। लड़के का चेहरा मासूमियत से भर गया। वो कुछ और आर्ग्यूमेंट करना चाहता था, पर जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर करके हे म्यू का उठा हुआ हाथ देखा तो वो चुपचाप सरेंडर करके उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बगल में चल रही दोनों लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर चुपके चुपके हंस रही थी। हे म्यू उन तीनों को मेरे सामने लाया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि वो ध्यान से सब सीखें और कोई चोरी या मक्कारी ना करे। लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ साक्षात एंशिएंट ट्री के सामने चोरी या मक्कारी करने की हिम्मत कौन कर सकता है भला? हे म्यू ने उसे घूर कर देखा और पूछा, तूने क्या कहा? लड़के ने तुरंत मेरी तरफ मुड़कर पूरी श्रद्धा के साथ कहा, मैं एंशिएंट ट्री की दी हुई सारी नॉलेज को पूरे फोकस के साथ सीखूंगा। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मैंने हे म्यू को तसल्ली दी कि वो इन तीनों को मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर जा सकता है। इन तीनों में से लड़के का नाम शान जेडाई था और दोनों लड़कियों के नाम वायु और किंगली थे। ये तीनों बचपन से ही बड़ों के साथ एंशिएंट ट्री की पूजा करते आए थे और मेरे सच्चे बिलीवर्स थे। लड़का हालांकि शिकार पर जाना चाहता था, पर एंशिएंट ट्री का स्टूडेंट चुने जाने पर वो अंदर से बहुत खुश और प्राउड फील कर रहा था। मैंने सबसे पहले उन तीनों से कुछ बेसिक सवाल पूछे। दोनों लड़कियां कुछ बीजों को पहचान लेती थी, पर शान जेडाई को इस बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। मैंने सबसे पहले उन्हें सही और अच्छी क्वालिटी के बीज चुनना सिखाया। मेरी बातें सुनकर किंगली कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, एंशिएंट ट्री, हमने जो भी बीज जमा किए थे वो सब तो खाने में खत्म हो चुके हैं। अब ट्राइब में बिल्कुल भी बीज नहीं बचे हैं। मैंने अपनी एक शाखा आगे की, जिसके सिरे पर मैंने पत्तों को मोड़कर एक बड़े से थैले जैसा डिजाइन बनाया था। उस थैले के अंदर कई अलग अलग तरह के ढेरों बीज भरे हुए थे। जाहिर है जब मैंने उन्हें फार्मिंग सिखाने का प्लान बनाया था तो मैं बिना तैयारी के कैसे रह सकता था। मैंने बहुत पहले ही जिन फेंग को ऑर्डर दे दिया था कि वो जब भी खाने की तलाश में बाहर जाए तो आसपास के पौधों से बीज भी इकट्ठा कर लाए। पूरे पतझड़ के मौसम में मैंने बहुत सारे बीज जमा कर लिए थे, जिनमें से कुछ तो ट्री ट्राइब के एरिया के बाहर से भी लाए गए थे। इतने सारे और अलग अलग तरह के बीज जमा करने का पूरा क्रेडिट जिन फेंग की मेहनत को ही जाता था। उन तीनों ने जब बीजों का वो बड़ा सा थैला देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो मन ही मन सोच रहे थे, एंशिएंट ट्री, आपके पास इतने सारे बीज कहाँ से आ गए? जाहिर है मैं उनके इन सवालों का जवाब नहीं देने वाला था। मैंने उन्हें खुद ही अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया। अब जब बीज आ गए थे तो पढ़ाई शुरू की जा सकती थी। बीजों को पहचानने के बाद मैंने उन्हें खेत जोतने के टूल्स बनाना सिखाया और साथ ही ये भी सिखाया कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। वो तीनों ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। मुझे उन्हें ये सब सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद बारी थी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की। मैंने उन तीनों को छोटी नदी के पास एक खाली बंजर जमीन का टुकड़ा चुनने को कहा और अपने टूल्स का इस्तेमाल करके उस जमीन को खेत में बदलने का ऑर्डर दिया। ये जगह उनके प्रैक्टिस करने के लिए भी थी और बसंत के मौसम में यहीं पर बीज भी बोए जाने थे। ट्री ट्राइब के लोगों ने जब इन तीनों को नदी के किनारे मिट्टी खोदते देखा तो वो बहुत क्यूरियस हो गए और भागकर वहाँ जमा हो गए। मैंने उन तीनों को ऑर्डर दिया कि वो खेत जोतने के साथ साथ वहाँ खड़े लोगों को भी फार्मिंग के बारे में सब कुछ समझाते रहें। जब बसंत का मौसम आया तब तक पूरा ट्री ट्राइब फार्मिंग की बेसिक बातों को समझ चुका था। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे पता था कि बसंत कब आएगा और जैसे ही सही वक्त आया मैंने उन तीनों को चुने हुए बीजों को जमीन में बोने का ऑर्डर दे दिया। ट्री ट्राइब के बाकी लोग भी मदद करने के लिए आ गए। उन्हें मेरी बातों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने छोटी नदी के किनारे कई छोटे बड़े खेत तैयार कर लिए और उन सब में बीज बो दिए। फार्मिंग का काम सिर्फ बीज बोने से खत्म नहीं होता, इसके बाद भी फसलों की लगातार देखभाल करनी पड़ती है। वक्त वक्त पर खाद डालनी पड़ती है, जंगली घास फूस को हटाना पड़ता है और कीड़ों से फसलों को बचाना पड़ता है। हालांकि इन लोगों को मेरी गाइडेंस मिल रही थी, फिर भी पहली बार खेती करते वक्त उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अगर उन्हें ये सब खुद से ही सीखना पड़ता तो शायद उन्हें फार्मिंग के सही रूल्स समझने में कई साल लग जाते। इन्हें सिखाने के दौरान मुझे अपनी एक नई एबिलिटी का पता चला। मैं इन फसलों की ग्रोथ को बिल्कुल सटीक तरीके से देख और समझ सकता था और मुझे पता चल जाता था कि कब किस चीज की जरूरत है। इस तरह भले ही मेरे पास खेती का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैं दूसरों को बड़ी आसानी से गाइड कर पा रहा था। 6 महीने बीत गए। कुछ ऐसी फसलें
जिनका ग्रोथ साइकिल ज्यादा लंबा नहीं था, वो पक कर तैयार हो गई थी। ट्री ट्राइब ने अपनी पहली बम्पर फसल का जश्न मनाया। शान जेडाई और बाकी दोनों के डायरेक्शन में औरतों और बच्चों के एक ग्रुप ने मिलकर पकी हुई फसलों को काटा और जमा किया। ये फसल गेहूं जैसी ही थी, बस इसके बीजों का साइज नॉर्मल गेहूं से आधा था। पर इसके बावजूद ट्री ट्राइब के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपनी प्रिमिटिव हिस्ट्री में पहली बार इस तरह से खाना हासिल किया था। हे म्यू ने जब जमा किए गए बीजों का इतना बड़ा ढेर देखा तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। और अभी तो खेतों में ऐसी बहुत सी फसलें बाकी थी जो पककर तैयार होने वाली थी। हे म्यू अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहा था कि अगर वो लगातार इसी तरह बीज बोते रहे और फसलें काटते रहे तो उनके पास खाने के लिए बीजों का कभी न खत्म होने वाला स्टॉक जमा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें कभी शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हे म्यू ने शान जेडाई को खुशी से मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, शान जेडाई, क्या अभी तुम शिकार पर जाना चाहते हो? शान जेडाई ने हंसते हुए जवाब दिया, हे म्यू अंकल, एंशिएंट ट्री सच में बहुत महान है। ये सब उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। हे म्यू ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा, हाँ, ये सब एंशिएंट ट्री का ही आशीर्वाद है। अब हमें इस साल की सर्दियों में भूख से मरने का कोई डर नहीं है। शान जेडाई ने हे म्यू को एक आइडिया देते हुए कहा, हे म्यू अंकल, मुझे लगता है हमें और भी बंजर जमीनों को खेतों में बदल लेना चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा बीज बो सके। हे म्यू ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा, पर इससे पहले कि हम ये करें हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है, एंशिएंट ट्री की पूजा और उन्हें सैक्रिफाइस ऑफर करना। शान जेडाई ने एकदम से अपना माथा पीट लिया। हे म्यू अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें सबसे पहले एंशिएंट ट्री को सैक्रिफाइस ऑफर करना चाहिए। शान जेडाई ने अचानक से कहा, हे म्यू अंकल, मुझे लगता है कि एंशिएंट ट्री ये नाम अब उनके लिए सही नहीं है। हे म्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने शान जेडाई को घूर कर देखा। बेवकूफ लड़के, ये क्या बकवास कर रहा है तू? शान जेडाई ने घबराकर जल्दी से समझाते हुए कहा, हे म्यू अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि एंशिएंट ट्री नाम बहुत ही आम सा लगता है। ये नाम उनकी महानता और उनकी एब्सोल्यूट पावर को पूरी तरह से बयान नहीं कर पाता। हे म्यू ने अपने दिमाग में सोचा, क्या एंशिएंट ट्री बुलाना सही नहीं है? फिर उनकी महानता को दर्शाने के लिए और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फिर तेरा क्या आइडिया है? हे म्यू ने शान जेडाई को घूरते हुए कहा, अगर तू कोई अच्छा नाम नहीं बता पाया तो आज तेरी खैर नहीं। शान जेडाई ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। हे म्यू के चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, पर फिर भी शान जेडाई ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे म्यू अंकल, जब मैं एंशिएंट ट्री से पढ़ाई कर रहा था तब मैंने उन्हें एक खास शब्द बोलते हुए सुना था। मुझे लगता है वो शब्द उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कौन सा शब्द? भगवान। हे म्यू ने उस शब्द को दोहराया। इन प्रिमिटिव लोगों की भाषा में ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए मैंने अपनी नेटिव भाषा का शब्द इस्तेमाल किया था जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी शब्द भगवान जैसा ही था। शान जेडाई ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल भगवान। एंशिएंट ट्री ने बताया था कि भगवान सबसे ऊंचे और सबसे महान होते हैं, उनके पास लिमिटलेस पावर्स होती है। मुझे लगता है कि एंशिएंट ट्री को भगवान ही बुलाया जाना चाहिए। हे म्यू ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। आज के बाद से मैं एंशिएंट ट्री को भगवान ही बुलाऊंगा। दोनों ने आपस में ये तय कर लिया और डिसाइड किया कि इस बार की पूजा के वक्त वो पूरे कबीले के सामने इस बात का अनाउंसमेंट कर देंगे। हे म्यू लोगों को लेकर पूजा की तैयारी करने चला गया। वो इस बार बहुत सारा और बहुत अच्छा सैक्रिफाइस ऑफर करना चाहता था, इसलिए वो लोगों को लेकर शिकार करने जंगल चला गया। एक जंगली सुअर का शिकार करके लाने के बाद हे म्यू ने लोगों से कहा कि वो खेतों से काटी गई ताजा फसल भी ले आए ताकि उसे भी सैक्रिफाइस के तौर पर चढ़ाया जा सके। पूरी तैयारी होने के बाद हे म्यू पूरे कबीले के लोगों को लेकर मेरे सामने हाजिर हुआ। उसने मेरे तने के सामने बहुत सारा चढ़ावा रखा। ट्री ट्राइब के लोग पूजा करने के बाद उस चढ़ावे को वापस नहीं ले जाते थे। इस बार हे म्यू ने सीधे एक पूरे के पूरे जंगली जानवर को मेरे सामने रख दिया था, जिससे पता चलता था कि वो इस पूजा को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा था। ट्री ट्राइब के लोगों ने अच्छी फसल काटने के बाद ये अच्छी तरह समझ लिया था कि ये सब कुछ मैंने ही उन्हें सिखाया था। पूरे कबीले में अब एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसे मुझ पर फेथ ना हो। लगभग हर इंसान मेरा सच्चा फॉलोअर बन चुका था। सिर्फ एक बार की पूजा से ही मुझे इतनी फेथ पावर मिल गई जितनी मुझे पहले कई बार पूजा करने पर मिलती थी। मेरे अंदर फेथ पावर का एक बड़ा सा सैलाब आ गया, जिससे मुझे बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। पूजा खत्म होने के बाद हे म्यू ने कबीले के लोगों के सामने अनाउंसमेंट की कि आज के बाद से एंशिएंट ट्री को ट्री गॉड के नाम से बुलाया जाएगा, ट्री ट्राइब के इकलौते भगवान। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। वो जाना पहचाना शब्द सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि इस सब में पक्का शान जेडाई का ही दिमाग लगा होगा। असल में शान जेडाई मुझे बहुत पहले से इसी नाम से बुलाना चाहता था, पर मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। मुझे लगता था कि मैं अभी भगवान कहलाने के लायक नहीं बना हूँ, पर इस बार हे म्यू ने खुद लीड लिया था, तो मुझे पता था कि अब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं जबरदस्ती इन्हें ये नाम इस्तेमाल करने से रोकता भी तो क्या पता ये लोग मेरे लिए कोई और नया नाम सोच लेते। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर चुपचाप इसे मान लिया, पर सिर्फ भगवान कहलाना कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने आवाज निकाली, अगर ऐसी बात है तो आज से तुम सब मुझे ट्री गॉड बुला सकते हो। कबीले के लोगों ने जब सुना कि एंशिएंट ट्री ने खुद भी इस नाम को मान लिया है तो वो सब खुशी से झूम उठे। हे म्यू ने तुरंत सारे लोगों के साथ मिलकर जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, ट्री गॉड। और इस तरह मुझे एक नया नाम मिल गया। फार्मिंग की टेक्निक सीखने के बाद ट्री ट्राइब को अब कभी भी खाने की कमी का डर नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसी फसलें उगाने में भी मदद की
जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती थी। फेथ पावर की मदद से मैंने कुछ ही सालों के अंदर ऐसी फसलें डेवलप कर ली जो बहुत तेजी से उगती थी और जिनसे बहुत ज्यादा अनाज मिलता था। अब ट्री ट्राइब के लोग जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि फार्मिंग ही उनकी जिंदगी का मेन हिस्सा बन चुका था। इसके अलावा मैंने उन्हें जंगली जानवरों को जिंदा पकड़ कर लाने और उन्हें पालतू बनाने का ऑर्डर भी दिया ताकि वो उन्हें फार्म एनिमल्स की तरह पाल सके। 5 साल बाद एक और नया छोटा कबीला ट्री ट्राइब में आकर शामिल हो गया। अब ट्री ट्राइब की पॉपुलेशन बढ़कर 230 लोगों की हो चुकी थी और वो एक काफी बड़े कबीले में बदल चुका था। इसके साथ ही मुझ पर फेथ रखने वाले लोगों की गिनती बढ़ने से मेरी फेथ पावर भी काफी बढ़ गई थी। अब मेरे अंदर इतनी फेथ पावर जमा हो चुकी थी कि उसने मेरे पूरे विशाल पेड़ के शरीर को भर दिया था। मुझे अचानक एक ख्याल आया और मैंने उस फेथ पावर को कंट्रोल करके उसे अपने तने के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं इस फेथ पावर को सिर्फ स्टोर करके रखता था, मैंने कभी इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया था। जब वो भारी मात्रा में फेथ पावर मेरे शरीर के अंदर घुसी तो बदलाव शुरू हो गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर फिर से बढ़ने लगा है। मेरे शरीर की ग्रोथ लगभग 100 साल पहले ही रुक चुकी थी। इतने सालों में मेरे अंदर ग्रोथ के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आज का मेरा ये एक एक्सपेरिमेंट मुझे फिर से बढ़ने में मदद करेगा। मेरा तना बाहर की तरफ फैलने लगा, जमीन के नीचे की मेरी जड़ें और लंबी और मोटी होने लगी और सबसे ऊपर की शाखाएं आसमान की तरफ बढ़ने लगी। मेरा विशाल पेड़ लंबा होने लगा। 50 मीटर से ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते वो 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही रुका। अब मेरा शरीर एक विशाल पहाड़ जैसा बड़ा हो गया था। मेरा तना भी पहले से बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। अब कम से कम 7-8 लोगों को हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाना पड़ता, तब जाकर वो मेरे तने को पूरी तरह घेर पाते। ये सारे बदलाव बहुत ही कम टाइम में हुए थे, सिर्फ कुछ 10-15 मिनटों के अंदर। जाहिर है मेरे इस तरह से तेजी से बढ़ने से ट्री ट्राइब के लोग भी चौंक गए थे। वो सब अपने घरों से बाहर निकल आए और जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर मुझे इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ते देखा तो वो सब हैरान रह गए मेरी इस भयानक ग्रोथ को देखकर, जो उनकी सोच से भी परे थी। हे म्यू एक्साइटमेंट के मारे दौड़कर मेरे तने के पास आ गया। जैसे ही मैं 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, हे म्यू को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर एक नई पावर पैदा हो गई है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उस पावर को बाहर निकाल दिया। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ हे म्यू के शरीर से एक बहुत बड़ी हरी रोशनी बाहर निकली और उसके ठीक पीछे उसी हरी रोशनी से बना एक विशाल पेड़ का शैडो भी धीरे धीरे लंबा होने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद ग्रो कर रहा हो। हालांकि मैं लंबा हो गया था, पर मेरे सेंसर्स अभी भी पहले जैसे ही तेज थे। मुझे तुरंत अपने नीचे खड़े हे म्यू के शरीर में हो रहे बदलावों का एहसास हो गया। मैंने अपना ध्यान उस पर लगाया और सिर्फ कुछ ही पलों में मैं समझ गया कि उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा था। हे म्यू के शरीर की ब्लड लाइन पावर बिल्कुल मेरे पेड़ के शरीर जैसी ही थी। पहले भी मैं महसूस कर पाता था कि हे म्यू का ब्लड नेटवर्क बिल्कुल मेरी ही किसी शाखा के आखिरी सिरे जैसा था, पर अब ये कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। मेरे बढ़ने की वजह से हे म्यू के शरीर की ब्लड लाइन पावर भी बढ़ गई थी और इसी वजह से वो कंट्रोल खो बैठा और उसके शरीर से वो ताकत अपने आप बाहर निकल आई। हे म्यू के पीछे बना वो विशाल पेड़ का शैडो ज्यादा देर तक नहीं बढ़ा। सिर्फ कुछ ही मिनटों के बाद हे म्यू ने अपने शरीर की पावर पर वापस कंट्रोल पा लिया, पर हे म्यू के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। ट्री ट्राइब के बाकी लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। जाहिर है जिस ट्री गॉड पर वो फेथ रखते थे उसमें इतने बड़े बदलाव को देखकर वो उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते थे। मैंने आवाज निकाली, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक नॉर्मल ग्रोथ है। मेरी बातें सुनकर सारे लोगों ने राहत की सांस ली। जब ट्री गॉड ने खुद कह दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोगों ने मुझे झुककर प्रणाम किया और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। सिर्फ हे म्यू ही अभी भी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, ट्री गॉड, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर की पावर बढ़ गई है। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल सही महसूस किया है, तुम्हारे शरीर की ब्लड लाइन पावर सच में बढ़ गई है। हे म्यू ने अपने हाथ को ऊपर उठाकर देखा और फिर मुट्ठी बंद करके उस पावर को महसूस किया। उसने फिर से सिर उठाया, ट्री गॉड, क्या आप ऐसी पावर और भी दे सकते हैं? क्या तुम्हें और भी पावर चाहिए? हे म्यू ने नाम सिर हिलाया, ट्री गॉड, मैं ये पावर ट्राइब के बाकी लोगों के लिए मांगना चाहता हूँ। अभी पूरे ट्राइब में सिर्फ मेरे पास ही ये पावर है। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी ये पावर मिल जाए। मैंने उसकी बात नहीं मानी। असल में मैं भी एक बात सोच रहा था, क्या इन प्रिमिटिव लोगों के पास अपनी खुद की ब्लड लाइन पावर होती है? पिछले कुछ सालों में मैं ट्री ट्राइब के लोगों को फार्मिंग और जानवरों को पालना सिखाने में इतना बिजी था कि मुझे इस बारे में रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। हे म्यू, तुम अभी वापस जाओ, जब सही वक्त आएगा तो मैं ये पावर दे दूंगा। हे म्यू ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने खुद के शरीर को देखने लगा। अगर हे म्यू को ब्लड लाइन पावर मुझसे मिली है तो क्या मेरे पास खुद की कोई ब्लड लाइन पावर है? मैंने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, पर जाहिर है इतने कम टाइम में मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। मेरे 100 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने का असर सिर्फ ट्री ट्राइब तक ही सीमित नहीं था। बहुत दूर एक ऊंचे पहाड़ पर कुछ शिकारी घने जंगल में छुपकर एक स्पिरिट डियर का शिकार करने का प्लान बना रहे थे। अचानक उनमें से एक ने अपना सिर उठाकर दूर आसमान की तरफ देखा। उसे तुरंत एक बहुत ही ऊंचा और विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ का वो घना और हरा भरा ऊपरी हिस्सा बिल्कुल किसी बड़े पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने जल्दी से अपने पास खड़े साथी के कंधे पर थप्पड़ मारा ताकि वो भी देख सके कि क्या वो पेड़ सच में वहाँ है या फिर
ये उसका कोई वहम है। उसके साथी ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, चुपचाप बैठो। उसने कहा, तुम आसमान की तरफ तो देखो, क्या वहाँ सच में कोई इतना बड़ा पेड़ है? कैसा बड़ा पेड़? क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो? वो ये बोलते हुए आसमान की तरफ देखने लगा और जैसे ही उसने देखा उसे भी वो विशालकाय पेड़ दिखाई दे गया। वो क्या चीज है? जब हम यहाँ आए थे तब तो वो वहाँ नहीं था। हमें जल्दी से कबीले वापस जाना चाहिए और ट्राइब लीडर को ये बात बतानी चाहिए। अब उन लोगों ने शिकार करने का प्लान कैंसिल कर दिया। उन्होंने जंगल की तरफ मुंह करके कुछ खास तरह की सीटियां बजाई। थोड़ी ही देर में कई छोटे बड़े नीले और हरे रंग के जहरीले सांप अलग अलग जगहों से रेंगते हुए बाहर आ गए। उन शिकारियों ने उन सांपों को अपने हाथों में पकड़ लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जहरीले सांप होने के बावजूद उन लोगों को बिल्कुल नहीं काट रहे थे। उन लोगों ने अपने सांपों और शिकार के हथियारों को समेटा और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते वक्त भी वो बार बार आसमान की तरफ उस विशाल पेड़ को देख रहे थे, ये पक्का करने के लिए कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। जैसे ही वो पहाड़ के बीच में पहुंचे, वो विशाल पेड़ पहाड़ के पीछे छुप गया। उन्हें डर लगा कि कहीं वो विशाल पेड़ गायब तो नहीं हो गया, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर से तेजी से पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि वो विशाल पेड़ अभी भी वही था, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली और फिर तेजी से अपने कबीले की तरफ भागने लगे।